अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। रेशो के टॉपिक में हमने ये डिस्कस किया था कि पहले मैंने आपको बेसिक रेशोज़ के फ़ॉर्मूले बता दिए थे और उनकी कैलकुलेशन समझा दी थी और आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे। मैंने कहा था कि ये क्वेश्चंस आप लोगों ने प्रैक्टिस के तौर पे कर लेने हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि रेशोज़ को कैलकुलेट कैसे करना है और उसके बाद आपको कुछ फिगर्स की मूवमेंट वगैरह और फिगर्स कैसे कैलकुलेट करनी है, ये समझ आ जाए। तो आई एम श्योर कि आप लोगों ने ये क्वेश्चंस कर लिए होंगे क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे रेशियोज की इंटरप्रिटेशन जो कि मोस्टली अब आप लोगों के क्वेश्चंस में आना शुरू हो गई है। आपका जो पास्ट पेपर के जो आई कैप के क्वेश्चंस अगर आप रीसेंट अटेम्प्ट्स के देखें तो उसमें आई कैप के ट्रेंड्स ये हैं कि वो पहले आपको रेशियोज कैलकुलेट करने के लिए कहता है और ना सिर्फ वो रेशियोज कैलकुलेट करने के लिए कहता है, आपको ये भी कहता है कि भाई इसको ज़रा इंटरप्रेट करें, बताएँ इसका मतलब क्या है, मकसद क्या है, इसका ये जो रिज़ल्ट आ रहा है, इसका क्या मतलब है, क्या इम्पैक्ट्स हैं और इस तरह की चीज़ें। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको थोड़ा-सा ज़रा इसके ऊपर अपनी ग्रिप तेज़ करनी होगी, अच्छी ग्रिप करनी होगी, जिससे कि आपको पता चलेगा कि भई आपका जो रेशियोज़ है उनमें क्या चेंजेज़ हैं और उनको किस तरीके से इवैल्यूएट करना चाहिए। तो वन बाय वन हम रेशियोज़ को पढ़ेंगे। आज का टॉपिक थोड़ा-सा ज़रा आप लोगों के लिए बोरिंग सा भी होगा क्योंकि इसमें ज़्यादा सवाल या कैलकुलेशंस नहीं होंगी। हम लोग हर रेशियो को डिस्कस करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, समझेंगे और फिर इसके बाद इंशाल्लाह कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि आप लोगों के लिए बिल्कुल ही बोरिंग ना रहे। तो हम लोग वन बाय वन रेशियोज़ को इवैल्यूएट करना सीखेंगे कि इस रेशियो का मतलब क्या है। मोस्टली हो सकता है काफ़ी सारी चीज़ों का आपको ऑलरेडी पता हो, लेकिन हम लोग सारी चीज़ों को एक दफ़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो आज हम लोग इंटरप्रिटेशन करेंगे रेशियोज़ की कि रेशियोज़ का मतलब क्या है, इसके मीनिंग्स क्या होते हैं और रेशियोज़ के अंदर जो है वो क्या-क्या इन्फॉर्मेशन या क्या-क्या बात छुपी होती है। हम लोगों ने सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ पढ़ी थी जो कि बेसिकली प्रॉफिट टू सेल रेशियोज़ होती हैं जिनके अंदर सब कैटेगरी 1 है प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो। ये जो वर्ड होता है ना, जिसमें समथिंग फिर आगे टू लिखा होता है और फिर आगे दूसरी चीज़ लिखी होती है, इसमें ना बड़ी मज़े की बात होती है। ये जो है ना, ये वाली चीज़, जो टू के बाद वाली लिखी होती है, ये डिनोमिनेटर में नीचे आ रही होती है। यानी कि बेसिकली ये जो इसका जो मेन फ़ॉर्मूला होगा, वो होगा प्रॉफिट्स ऊपर लिखे होंगे, सेल्स नीचे लिखी होंगी। ठीक है? इसके नाम से हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। इसी तरह से अगर मैं कहता डिविडेंड टू शेयर्स रेशियो, ठीक है जी, डिविडेंड टू शेयर्स रेशो, तो हमें पता चल जाना चाहिए कि डिविडेंड ऊपर होगा, शेयर्स नीचे होंगे। अब डिविडेंड कौन से हैं, शेयर्स कौन से हैं, ये हम लोग डीपीएस का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है, डिविडेंड पर शेयर। तो इसी तरह से होता है, ये जब टू का वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि इसमें ऊपर प्रॉफिट वगैरह की फिगर है जो टू से पहले लिखी हुई है और नीचे वो वाली अमाउंट है जो टू के बाद लिखी हुई है। ठीक है जी। जीपी रेशो का मतलब है ग्रॉस प्रॉफिट की रेशो, या इसे मार्जिन रेशो भी कहते हैं। जीपी ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100 के इक्वल होती है। हमने बात की थी कि जब भी किसी रेशो को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे उसका आंसर परसेंटेज में आएगा और उसकी इंटरप्रिटेशन ऐसे की जा सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूं कि हमारा जीपी रेशो का आंसर आता है 40%, तो इस परसेंटेज से हम ये मुराद ले सकते हैं, जो नीचे वाली चीज़ है, हम कहते हैं कि अगर हम ₹100 की सेल्स करते हैं, तो उससे हमें ₹40 जीपी आता है। ठीक है जी, ये जीपी रेशियो की इंटरप्रिटेशन होती है। अगर हम ₹100 की सेल्स करें, तो हमें ₹40 का जीपी आता है। तो जो नीचे लिखा हुआ है, वो हम कहते हैं जी, अगर हम वो चीज़ ₹100 की करें, तो हमें ऊपर वाली जो चीज़ है, वो ₹40 की मिलेगी, जो उसका आंसर आएगा। ठीक है जी, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की एक्सप्लेनेशन है कि फॉर एवरी सेल ऑफ रुपीज़ 100 वी गेट ए ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 40। ₹100 की चीज़ बेचने से ₹40 का प्रॉफिट आता है क्योंकि हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला सिंपल है, सेल्स आपने नेट करके लेनी है। ठीक है जी? तो ये जो रेशियो होगी, एक तो इसकी इंटरप्रिटेशन होगी, दूसरी है कि हायर द रेशियो मीन्स बेटर या मोर प्रॉफिट। अगर दो कंपनीज को आपने कंपेयर करना है, कंपनी ए है, एक बी है, एक का जो है ये जीपी रेशियो 40% है, दूसरे की 50% है, तो वी विल से कि यार इस कंपनी की, जो कंपनी बी है, इसकी जीपी रेशियो ज्यादा है, ये ज्यादा प्रॉफिट कमा लेती है। इसमें जब ₹100 की सेल्स करते हैं तो हमारे पास ₹50 आते हैं, जबकि कंपनी ए के अंदर ₹100 की सेल्स के ऊपर हमारे पास ₹40 जीपी बचता है। ठीक है, इसी तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, इसे हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो भी कहते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होता है वो कैसे आता है, सेल्स
इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करें, सेलिंग एडमिन और अदर एक्सपेंसेस माइनस करें। ठीक है जी, यानी कि आप लोग जो है ना वो तमाम एक्सपेंसेस जो कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स करके आते हैं वो हम यहाँ पे माइनस करते हैं। ठीक है जी, इसकी भी वही इंटरप्रिटेशन है। अगर फॉर एग्जांपल इसका आंसर 36 आता है तो इसका मतलब ये है कि हर 100 रुपए की सेल्स के बदले हम ऑपरेशन से 36 रुपए का प्रॉफिट कमा लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये क्या चीजें होती है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसके लिए जरा और से समझ लें। देखिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले लिखते हैं सेल्स, सेल्स में से हम माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है जी, तो हमारे पास जो प्रॉफिट आता है उसे हम जीपी कहते हैं। इसमें से हम सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, चाहे वो सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, एडमिन एक्सपेंसेस हैं और जो कुछ भी है। और इसमें से हम सारी अगर कोई भी ऑपरेटिंग इनकम्स वगैरह हैं, कोई अदर इनकम्स है, वो सारी चीजें ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये वो प्रॉफिट होता है जो कि हमारे बिजनेस ने जनरेट किया है। ठीक है जी, इसमें से फिर हम माइनस करते हैं एक्सपेंस, वो वाला जो कि हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर की वजह से है, जो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर की वजह से। कैपिटल स्ट्रक्चर की वजह से जो है क्या चीज होती है, देखिए हम लोग माइनस करते हैं इंटरेस्ट। हम लोगों ने क्या किया हुआ है, हमने बैंक से लोन लिया हुआ है। अब वो बैंक का जो लोन है इसका हमारे परफॉर्मेंस से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका बेसिकली हमारी जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उससे ताल्लुक है कि हमने किस तरीके से अपनी बिजनेस को फाइनेंस किया हुआ है, फाइनेंस स्ट्रक्चर से ताल्लुक है उसका। अब एक बिजनेस ज्यादा इंटरेस्ट दे या कम इंटरेस्ट दे, उससे उसके ऑपरेशंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बिजनेस ऐसा हो सकता है जो कि जिसने बिल्कुल बैंक से कोई लोन नहीं लिया हुआ और वो कर रहा है, उसके ऑपरेशंस चल रहे हैं, उसके ऑपरेशंस भी चल रहे होंगे क्योंकि उसने फिर शेयर इशू किए होंगे। और एक बिजनेस ऐसा हो सकता है जिसने शेयर्स कम इशू किए हुए हैं और लोगों से जो लोन बैंक से लोन लिए हुए हैं वो ज्यादा लिए हुए हैं, तो उस ऐसे केस में उसका इंटरेस्ट ज्यादा होगा। तो हम ये नहीं करते कि हम बिजनेस की ऑपरेटिंग कैपेसिटी या बिजनेस का ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस हमें उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट से पता चलती है। फिर हम उसमें से इंटरेस्ट और टैक्स माइनस करते हैं तो हमारे पास जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है जी, इसे हम, ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इसको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी कहते हैं, पीबीआईटी भी कहते हैं। और ये जो नेट प्रॉफिट होता है इसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहते हैं। ठीक है जी, पीएआईटी बेसिकली इसका नाम होना चाहिए, लेकिन इंटरेस्ट और टैक्स इसमें जो है ना वो ऑटोमेटिकली हम लोग माइनस कर देते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर इसमें से हम माइनस करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड, क्योंकि जो प्रेफरेंस डिविडेंड होता है ये आपने पे करना ही करना है। तो हमारे पास आता है प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। ठीक है जी, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को ये प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल है। एट्रीब्यूटेबल से क्या मुराद है, ये उनके लिए अवेलेबल है, ये उनको दिया जाएगा, ये बिजनेस का प्रॉफिट होता है। क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड भी आपको पता है कि हमने पे करना ही करना है। प्रेफरेंस डिविडेंड को प्रेफरेंस मिलती है डिविडेंड के ऊपर, और अगर ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड होगा फिर तो आपको चाहे लॉस हो या प्रॉफिट आपको ये पे करना ही पड़ेगा। तो प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं ये मोर लाइक बिजनेस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। तो हम अगर वापस आए ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो के ऊपर, तो हमने इंटरेस्ट और टैक्स से पहले वाला जो प्रॉफिट है वो लेना है। ठीक है जी, दिस रिप्रेजेंट्स द अर्निंग पोटेंशियल ऑफ द बिजनेस। इससे बिजनेस का अर्निंग पोटेंशियल पता चलता है, और ये हायर द रेशो मींस कि इसमें प्रॉफिट ज्यादा है और वो बेटर होगी। नेट प्रॉफिट बिल्कुल उसी तरीके से होता है, इसमें इंटरेस्ट और टैक्स कॉस्ट माइनस कर दी जाती है। ठीक है जी, और उससे भी आपकी कुछ इंटरप्रिटेशंस होती हैं। देखिए अगर एक बिजनेस के अंदर आप इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टर जो है वो तो ये सोचेगा ना कि यार मुझे कहाँ पे जाके कितना बेनिफिट मिल रहा है। अगर आप बिजनेस में को लोन देना चाहते हैं तो फिर आप प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को सोचेंगे, यानी कि अगर आप बैंक है तो आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट एफिशिएंसी या ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करेंगे। अगर आप शेयर होल्डर्स हैं तो आपको पता है कि यार आपको जो पैसे मिलने हैं वो आपको इंटरेस्ट, टैक्स और प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करके मिलने हैं, तो फिर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो के अंदर इंटरेस्टेड नहीं होंगे। अगर आप इस बिजनेस में शेयर होल्डिंग लेना चाहते हैं, अगर आप इस बिजनेस से शेयर्स परचेज करना चाहते हैं, बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो जो है वो रेलिवेंट नहीं होगी, बल्कि नेट प्रॉफिट रेशियो रेलिवेंट होगी। बल्कि उसमें से भी प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स और फिर उसके बाद ईपीएस जो हम लोगों ने पढ़ा था वो रेलिवेंट होगा आपके लिए, क्योंकि असल में तो जो बिजनेस के ओनर्स उनको ईपीएस मिल रहा है, अर्निंग पर शेयर के इक्वल अमाउंट मिल रही है। लेकिन अगर आप बिजनेस को लोन दे रहे हैं तो आप ईपीएस को देखने की बजाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो देखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इंटरेस्ट वगैरह जो है वो तो देना पड़ेगा, लेकिन बिजनेस का इंटरेस्ट से पहले कितना पोटेंशियल है, अर्निंग पोटेंशियल। जब बिजनेस की मैनेजमेंट को वैल्यूएट करना चाहते हैं हम, तो हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को देखेंगे
कि मैनेजमेंट कितनी अच्छी है, बिजनेस के अंदर अर्निंग पोटेंशियल कितना है। ठीक है जी, तो ये हमारी 3 रेशियोज हैं, इन तीनों के दरम्यान में जो रिलेशनशिप है वो क्या है, ये हम लोगों ने देखा है। ठीक है जी, इंटरप्रिटेशन नेट प्रॉफिट रेशियो की क्या है, वो कहता है जी दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर द इंटरेस्ट एंड टैक्स पेमेंट। ठीक है जी, जब सारा कुछ चला गया तो पीछे क्या बच गया, वो आपका नेट प्रॉफिट होता है। दिस इज द अमाउंट दैट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स। ये शेयर होल्डर्स को दी जा सकती है, पहले आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देंगे, फिर उसके बाद आप जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स है उनको देंगे। हायर रेशियो का मतलब है ज्यादा प्रॉफिट। कॉस्ट टू सेल्स रेशियो का अब देखिए, यहाँ पे भी बिल्कुल सीधा सीधा वही चीज इवैल्यूएट हो जाएगी कि जब 2 लिखा हुआ है तो उसका मतलब है ऊपर कुछ कॉस्ट होंगी और नीचे कुछ सेल्स होंगी। अब कॉस्ट कौन कौन सी है, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड टू सेल्स रेशियो मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमें ये पता चलेगा कि हमारी COGS जो है वो सेल्स का कितने परसेंट है, सेल्स का कितने परसेंट है, जो चीज ऊपर लिखी है वो नीचे वाले का कितने परसेंट है, ये सिंपल सी बात है। एडमिन एक्सपेंसेस हमारी सेल्स का कितने परसेंट है, सेलिंग एक्सपेंसेस हमारी सेल्स का कितने परसेंट है। हम 2-3 बिजनेसेस को आपस में कंपेयर करने के लिए इनकी कॉस्ट टू सेल्स रेशियो एवेल्युएट कर सकते हैं। एक बिजनेस जो है इसकी कॉस्ट टू सेल्स कैसी है, यानी कि ये बेसिकली है आपकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी से रिलेटेड कि आप कितने एफिशिएंटली ऑपरेट कर लें। ठीक है जी, और जो आपकी कॉस्ट स्ट्रक्चर है, आपकी सेल्स में से कितनी चीजें जो है वो आपको कितने परसेंट चीज जो है वो आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में लगाते हैं, कितनी एडमिन एक्सपेंसेस में लगाते हैं और कितनी सेलिंग एक्सपेंस में लगाते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि एक बिजनेस है 100% उसकी सेल्स है, हम जब नीचे वाली जो चीज रखेंगे फिर वो बेसिकली 100% है। इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे चला जाता है 30%, एडमिन एक्सपेंसेस पे चला जाता है 10% और सेलिंग एक्सपेंसेस पे चला जाता है 5%। ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ गुड, कॉस्ट टू सेल्स के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल्स के ऊपर चला जाता है 30, यानी कि जो चीजें बेचते हैं उसके ऊपर 30 चला जाता है, एडमिन एक्सपेंसेस पे 10 चला जाता है और सेलिंग एक्सपेंसेस टू सेल्स रेशियो जो है वो 5% हो जाती है। तो हम बहुत ही सिंपल इस तरीके से इनकी जो है ना वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। हम सेल्स कहेंगे, सेल्स है हमारी 100%, हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स हम लोगों ने कितनी लिखी है, हम लोगों ने लिखी है जी 30%। इसका मतलब ये है कि आपका जीपी कितना होगा, आपका जीपी होगा जनाबे वाला 70%। इसमें से आप माइनस करेंगे जो हम लोगों ने लिखी है जी एडमिन एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस। एडमिन एक्सपेंसेस मैंने कितने अज्यूम किए, 10% और 15%। तो एडमिन एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस 10% और 5%, तो टोटल बना 15%। 70 में से 15 निकालेंगे, बाकी बच जाएगा 55%, विच इज योर नेट प्रॉफिट। तो परसेंटेज वाइज भी नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें से कोई भी एक फिगर भी अगर हमें मिल जाए, फर्ज करें कि वो कहता है कि हमारे एडमिन एक्सपेंसेस जो है ना ये 20,000 के, तो सिंपल हो जाएगा, हम सारी अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, 20,000 को डिवाइड करेंगे 10% से, तो हमारे पास 2 लाख आ जाएगा। ठीक है जी, तो 2 लाख है हमारा 100%। ठीक है जी, इसका 30% कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो 60,000 होगा जी, हमारे पास 140,000 जो है वो जीपी बच जाएगा। इसका 10% जो है वो 20,000 होता है, 5% 10,000 होगा। इसका मतलब है कि हमारे पास जो नेट प्रॉफिट बचेगा वो हमारे पास कितना बचेगा जनाबे वाला, एक 40 में से 30 निकाले 1,10,000। तो सीधी सीधी सी फिर कैलकुलेशन हो जाएगी। कोई भी एक फिगर अगर हमें दी हो, हम उसको उसकी रेलेवेंट परसेंटेज से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर 100% के इक्वल आ जाता है। तो जो जो फिगर कैलकुलेट करनी है वो कैलकुलेट कर सकते हैं हम। तो अगर आप लोग बात करें एक्सपेंसेस की, तो एक्सपेंसेस हमारे पास इस तरह से आते हैं। ये आप लोगों के पास इसका आंसर आ गया जी। अच्छा जी, जब आपके पास जो है डिनोमिनेटर के अंदर तो सेल्स है, जब आपने ऊपर प्रॉफिट्स लिखे थे तो आपने कहा कि आंसर जो होगा वो हायर द बेटर होगा। ये अभी ऊपर जो हम लोग 3 प्रॉफिट की रेशियोज करके आए हैं, जितना डिनोमिनेटर यानी कि ऊपर वाला जो है वो बड़ा होगा, अगर वो आपके लिए एक पॉजिटिव चीज है, अगर वो आपके लिए पॉजिटिव चीज है तो जितना वो ज्यादा होगा हायर द बेटर। और अगर डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर में आपके पास जो चीज है अगर वो कॉस्ट हो तो ये आपके लिए एक नेगेटिव चीज होती है। तो इसका मतलब ये है कि ये बेटर तब होगा जब ये लोअर होगा। तो कॉस्ट टू सेल्स की जो हमारी रेशियोज होती हैं ये जब लोअर होंगी तो ये बेहतर होंगी, लोअर द बेटर। सेल्स जो है वो तो फिक्स है, सेल्स की अमाउंट यानी कि नेट सेल्स जो है जो डिनोमिनेटर में है वो फिक्स है। तो अभी तक जो हम लोगों ने 6 रेशियोज पढ़ी हैं उसमें हमने देखा है कि ये परसेंटेज में भी एक दूसरे के साथ काम करती है। इंटरेस्ट की प्रॉफिट की ये 2 बड़ी मजे की 3 रेशियोज हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन एसेट और एसेट टर्नओवर रेशियो।
ये 3 रेशियो जो होती हैं बेसिकली यही सबसे ज्यादा बच्चों को तंग कर रही होती हैं। तो तंग भी पता नहीं क्यों कर रही होती है, ये तो आसान है, हम लोग इनके ऊपर बात करते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अगेन ये ऑन का वर्ड है, ऑन का भी वर्ड जो है मीनिंग जो है ना वो टू की तरह की होती है। हम ऊपर लिखेंगे रिटर्न और नीचे लिखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब रिटर्न कौन सा लेना है और कैपिटल एम्प्लॉयड कौन सा लेना है, ये जरा थोड़ी सी टेक्निकल चीज है जो आपको सोचनी होगी। जब आप बात कर रहे हैं कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो कैपिटल एम्प्लॉयड को पहले तो समझ लेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। ये जरा थोड़ा सा जो है ना ये आपके लिए डिफिकल्ट वर्ड हो सकता है। ये वो जो आपने बात की है ना फ्रेमवर्क के अंदर भी कि हमारा ह्यूमन वर्किंग कैपिटल, फिजिकल कैपिटल जो होता है वो क्या होता है, तो ये बेसिकली आपकी फिजिकल कैपिटल की जो है ना वो बात कर रहे हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड में वो तमाम चीजें होती हैं जो आपने बिजनेस में लगाई हैं या लगी हैं और फिर बिजनेस चल रहा है। बिजनेस जो है वो कहाँ कहाँ से चल रहा है। कैपिटल एम्प्लॉयड जो होता है ये होता है ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय 2। यानी कि अगर आपके पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर दोनों चीजें हैं, ओपनिंग भी है क्लोजिंग भी है, तो आप उसकी एवरेज ले लेते हैं, और अगर दोनों क्लोज नहीं है तो फिर आप क्लोजिंग फिगर्स ले लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आता है, कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर आती है जनाब टोटल कैपिटल, सारा का सारा आपका कैपिटल, शेयर प्रीमियम, शेयर रिजर्व वगैरह एवरीथिंग, एंड लाइबिलिटीज। ठीक है जी, इसमें से आप करंट लाइबिलिटीज माइनस कर दें, यानी कि बेसिकली नॉन करंट लाइबिलिटीज और आपका कैपिटल आता है। कैपिटल के अंदर ऑर्डिनरी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, ये सारी चीजें हो सकती हैं। और इसके अलावा आपने रिजर्व्स भी लेने हैं, सारे रिजर्व्स के अंदर शेयर प्रीमियम रिजर्व्स जो है वो रीपर्चेज रिजर्व फला जितने रिजर्व्स हैं वो सारे रिटेन अर्निंग्स भी ले लेनी है, और लॉन्ग टर्म लोन्स ले लेने हैं। लॉन्ग टर्म लोन्स वो लोन्स होते हैं जो आपने बैंक से ज्यादा अरसे के लिए लिए हैं। और इसमें एक और चीज नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे नहीं लिखी हुई मैं बता देता हूँ। और अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक करंट पोर्शन भी होता है लॉन्ग टर्म लोन्स का, अगर आपके पास करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन हो जो कि बेसिकली आपको पता है कि वो करंट लाइबिलिटीज में दिखाया जाता है, करंट लाइबिलिटीज में दिखाया जाता है, वो वाला भी आपने इसमें ऐड करना है अगर वो होगा तो। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, बिजनेस के अंदर लगा क्या हुआ है, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड से मुराद होगी वो तमाम इंटरेस्ट जो कि बिजनेस में लगा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ दैट। अच्छा जी, रिटर्न का मतलब क्या होगा जी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब जरा सोचेंगे इसमें ऊपर जो है वो प्रॉफिट आ गया है, क्या ये बढ़ने से हमारे लिए फेवरेबल है, तो जवाब है जी हाँ। जब ये ROCE रॉस यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जब इंक्रीज होगा तो ये हमारे लिए फेवरेबल होगा, क्योंकि ऊपर हम प्रॉफिट लिख रहे हैं और नीचे जो है वो हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड लिख रहे हैं। ठीक है जी, इसका आंसर जो है वो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा परसेंटेज में। लेट्स सपोज मैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कहता हूँ जी 9% है। ठीक है जी, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी, हम ये कहेंगे कि फॉर एवरी ₹100 इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, क्योंकि ये बिजनेस में इन्वेस्ट हुआ हुआ है ना, ये बिजनेस में इन्वेस्ट हुआ हुआ है, इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, वी विल अर्न, हम लोग अर्न करेंगे 9%। इससे पहले जो थी वो सेल्स से थी कि हर 100 रुपए की सेल्स के बदले हमें 40 रुपए बचते हैं, लेकिन अब हम लोग ये वैल्यूएट कर रहे हैं कि कैपिटल कितना लगाते हैं और पैसे कितने आते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिनके प्रॉफिट मार्जिन फर्क होते हैं, कुछ बिजनेसेस के प्रॉफिट मार्जिन कम होते हैं लेकिन वो सेल्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा कर देते हैं, अरबों खरबों की सेल्स कर देते हैं, जिससे उनका जीपी जो है वो ज्यादा होता है। लेकिन कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है, वो सेल्स कम करते हैं। जैसे ये स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स जो होती हैं इनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा होता है, सेल्स कम होती हैं, तो वो उनको कंपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल है आपस में। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सिर्फ जीपी रेशो, नेट एंड प्रॉफिट रेशो को ही आपस में कंपेयर ना करें, हम और भी चीजों को सामने लेकर चलें। मोस्टली ये जो रेशो एनालिसिस होता है ये आपके लिए बेनिफिशियल होता है जब आप एक इंडस्ट्री में रहते हुए कंपैरिजन करते हैं। पेट्रोलियम कंपनीज का सिर्फ पेट्रोलियम कंपनीज के साथ ही कंपैरिजन करें, पेट्रोलियम कंपनीज की रेशोज का सीमेंट कंपनी की रेशो के साथ कंपैरिजन करेंगे तो शायद आपको बेहतर रिजल्ट्स ना मिले, बेहतर आंसर्स ना मिले। सारी की सारी रेशोज के अंदर ये लिमिटेशन होती है। तो रेशोज की लिमिटेशन पढ़ेंगे जब हम, तो मैं आपको बताऊंगा कि यार इसमें ये भी प्रॉब्लम है कि जब हम अक्रॉस द इंडस्ट्री कंपैरिजन करते हैं, एक इंडस्ट्री का दूसरी इंडस्ट्री के साथ कंपैरिजन करते हैं,
एक जो है वो एयरलाइंस है और एक एजुकेशनल बिजनेस है। जब हम उनकी रेशियोज को आपस में कंपेयर करते हैं तो हमें मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। आल्दो के रेशियोज में जितना ज्यादा रेशियोज कैलकुलेट करके ज्यादा बड़े पैमाने पर रेशियोज को कंपेयर करेंगे, चीजें आपको समझ आना शुरू हो जाएंगी, लेकिन उस वक्त तक दिमाग बंद हो चुका होता है। तो एक रेशियोज को आपस में कंपेयर करना, 2 को 3 को आपस में कंपेयर करना आसान है, लेकिन 15 रेशियोज को सामने रखते हुए वैल्यूएट करना थोड़ा सा जरा ज्यादा एक्सपीरियंस लोगों का काम होता है, जो कि इंशाल्लाह आप लोग भी बन जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो ये जो इंटरप्रिटेशन है इसका मतलब ये है कि दिस रेशियो शोज द रिटर्न ऑन टोटल फंड इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। रोज इंडिकेट दैट एफिशिएंसी ऑफ यूजेज ऑफ बिजनेस फंड्स, कितनी बेहतर तरीके से हम बिजनेस के फंड्स को इस्तेमाल करते हैं। अगर आंसर इसका ज्यादा होगा तो इसका मतलब है कि थोड़े पैसों से हम ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है जी। ये रेशो जो है ये क्रिटिकल होती है कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस के लिए, हायर होती है कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस के लिए। अब ये एक बड़ा वर्ड आ गया, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस कैसे कौन कौन से होते हैं? वो बिजनेसेस जिसमें बहुत हाई मशीनरी लगी होती है। ठीक है जी। ऐसी चीजें जो बहुत ज्यादा स्टैंडर्डाइज्ड या बहुत ज्यादा स्पीड से प्रोडक्शन करने के लिए आप बनाते हैं, ये कैपिटल इंटेंसिव मशीनरी लगती है। ऐसी मशीनरी जिसमें एक तरफ से सिंपल रॉ मटेरियल एंटर किया जाता है, सारा का सारा उसका जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटिक है, मैकेनाइज्ड है, उसमें मशीनें लगी हुई हैं, आपको कोई काम नहीं करना। लंबी लंबी फैक्ट्रियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस होते हैं जिनमें के हाई कैपिटल आपको चाहिए होता है बड़ा बिजनेस करने के लिए। बड़ी आपको मशीनरी चाहिए होती है हर काम करने के लिए। यानी कि एक मशीन उसमें सिर्फ इसलिए लगी होगी कि डब्बा जो है वो उल्टा है तो उसको सीधा करना है, और सीधा है तो चलो ठीक है उसको गुजरने देना है। एक मशीन उसमें सिर्फ ये लगी होगी कि वो ऑटोमेटिकली हर यूनिट को चेक कर रही होगी कि इसका वेट जो है वो बराबर है कि नहीं है। जैसे बोतलें बनाने के अंदर एक मशीन सिर्फ इसलिए लगी होगी कि उसके अंदर से जब बोतल गुजरेगी तो पता चलेगा कि यार इसमें जो फिलिंग कैपेसिटी है वो ठीक है या नहीं, और अगर वो फिलिंग ठीक नहीं होगी तो उसे मार्क करके साइड पे कर देगी। तो ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस होते हैं, ऐसे बिजनेसेस जिनमें बहुत ज्यादा आपको मशीनरी चाहिए। वो बहुत ज्यादा मशीनरी कहाँ से आएगी? या तो आप शेयर कैपिटल से पैसे लेंगे या आप बैंक से लोन लेंगे। ठीक है। तो उसका फिर ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है ये जो है ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। जैसे हमने एयरलाइंस की बात की और स्कूल कॉलेजेस की बात की। एयरलाइंस के पास अगर एक जहाज भी आप देख लें तो वो एक जहाज जो है वो पाकिस्तान के अंदर अगर उस एक जहाज को बेचे तो पाकिस्तान के सारे सीए कॉलेजेस परचेज किए जा सकते हैं। ठीक है जी। और जो आपकी उनका आपस में कोई कंपैरिजन तो नहीं है कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड वो बिजनेस चलाने के लिए आपको मिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए, और ये बिजनेस जो है ये शायद पाकिस्तानी मिलियन रुपीस में चल जाएगा। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जो है ये डिपेंड करता है, ये क्रिटिकल वैल्यू होती है फॉर दोज बिजनेसेस जिनमें जो कि हाई मशीनरी चाहिए होती है, इनके जो कैपिटल इंटेंसिव होते हैं। इसके पैरेलल जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है जी लेबर इंटेंसिव बिजनेसेस। ऐसे बिजनेसेस जिनमें लेबर या सर्विस जो है वो ज्यादा जरूरी होती है, वो लेबर इंटेंसिव बिजनेसेस कहलाते हैं। अगेन इसमें हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट की एग्जांपल ले सकते हैं, जिसमें मेन चीज जो है वो आप वहां पे जाके कैंटीन में खाना नहीं खाते, वो आपके लिए मेन जो है वो सर्विस नहीं होती। वहां पे जाके आप पढ़ते हैं, और मेन सर्विस जो आपको वहां पे मिल रही है वो लेबर बेस्ड है, और वो है कि टीचर से जाके आपने पढ़ना है। ठीक है जी। तो लेबर इंटेंसिव बिजनेसेस के अंदर कैपिटल इतना ज्यादा नहीं चाहिए होता है। ठीक है। Higher the ratio answer is better investor will select the business which has higher ROS। ठीक है जी। अब अगेन जब हम लोगों ने डिनोमिनेटर में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लिख दिया और ऊपर प्रॉफिट लिख दिया, तो हमारे लिए ये कंपैरिजन करना आसान है कि हम लोग देखें कि भाई, क्योंकि अब हमने डिनोमिनेटर में वो चीज लिख दी जो कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री और सीमेंट इंडस्ट्री के दरमियान में डिफरेंस था, तो अब हमारे पास जो आंसर आएगा वो कंपेरेबल होगा। ठीक है। अब हम लोग फॉर द पर्पज ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हम कंपेयर कर सकते हैं, हम पेट्रोलियम को सीमेंट इंडस्ट्री से कंपेयर कर सकते हैं, और ये चीज को इस सिंगल पॉइंट एजेंडा को डिस्कस कर सकते हैं कि भाई इस वक्त हमारे पास कैपिटल के ऊपर कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है जी। ये कंपैरिजन देता है, ये मैंने नीचे लिखा भी हुआ है, कंपैरिजन ऑफ बिजनेसेस गेन इन परसेंटेज अगेंस्ट द इंटरेस्ट रेट फ्रॉम बैंक। ठीक है जी। तो ये आपको ये बताता है कि इस बिजनेस से हमें बेसिकली कितने परसेंट इंटरेस्ट मिलता है। तो आपको याद होगा आपने बचपन में पढ़ा था आईआरआर। आईआरआर इज द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ अ बिजनेस, कि बिजनेस जो है वो कितने परसेंट जो है वो रिटर्न हमें दे रहा है। तो ये जस्ट लाइक एन आईआरआर होता है, हाल तो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी फर्क है, लेकिन ये है कि ये हमें ये बताता है कि बिजनेस के अंदर
कैपिटल एम्प्लॉय करने से, बिजनेस के अंदर पैसा लगाने से हमें कितने % इंटरेस्ट मिलता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है जी। तो इसी तरह से एक और चीज होती है रिटर्न ऑन एसेट। अगेन बहुत ही सिंपल सी बात है, ऊपर आप रखेंगे रिटर्न, नीचे रखेंगे एसेट्स। रिटर्न कौन से, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वाले, और एसेट्स कौन से रखेंगे आप, एवरेज टोटल एसेट्स। एवरेज टोटल एसेट्स कैसे आते हैं, ओपनिंग एसेट प्लस क्लोजिंग एसेट डिवाइडेड बाय 2 करके। तो रिटर्न ऑन एसेट ROA और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE, ये दोनों बिल्कुल एक जैसी इनकी फिलॉसफी है, और ये दोनों रेशियो जो है ये हमें बताती हैं कि वट एवर द explanation about the ratio is whatever the explanation about the रिटर्न इज। आप लोग देखेंगे कि अब सबसे पहले तो आपने इन दोनों में इंटरेस्ट जो लेना, रिटर्न जो लेना है, यानी कि प्रॉफिट जो लेना है, वो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेना है। ठीक है जी, क्योंकि आप बिजनेस की अर्निंग पोटेंशियल को इवैल्यूएट कर रहे हैं। पहली रोज के अंदर आप बिजनेस करने की पोटेंशियल कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द पैसे जो ओनर ने इन्वेस्ट किए हैं। दूसरी रेशो में आप ये चेक कर रहे हैं कि बिजनेस का रिटर्न कितना आता है, ऑपरेटिंग कैपेसिटी कितनी है इन टर्म्स ऑफ द एसेट्स जो कि उस बिजनेस में लगे हैं। जैसे कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी थी कि जनाब एक पूरी एक PIA का एक जहाज भेज दे तो सारे CA के कॉलेजेस परचेज किए जा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि रिटर्न ऑन एसेट इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट, कि दो बिजनेसेस हैं, इनके अंदर कौन सा बिजनेस जो है उसमें ज्यादा एसेट लगते हैं, कौन सा बिजनेस जिसमें कम एसेट्स लगते हैं, ये हमें यहाँ से पता चलता है। वहां से जो डिफरेंशिएशन है वो उनको हम खत्म कर सकते हैं कि इन दोनों के दरमियान में जो रिजल्ट है या जो इन दोनों के दरमियान में जो कंपैरिजन है वो हम रिटर्न ऑन एसेट के ऊपर कर सकते हैं। ठीक है जी। मेजर द रिटर्न प्रोडक्ट बाय टोटल एसेट्स। ठीक है जी। हाईली इंडस्ट्री स्पेसिफिक, ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक होता है, जैसे कि ये दोनों इंडस्ट्री स्पेसिफिक होते हैं, रिटर्न ऑन एसेट भी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी। ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक होते हैं क्योंकि हर इंडस्ट्री के अंदर जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो फर्क होता है, इसलिए हम सिर्फ इसको विद इन द इंडस्ट्री कंपैरिजन के लिए ही इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर है। विद इन द इंडस्ट्री, यानी इंडस्ट्री से क्या मुराद है, अगर हम स्कूल कॉलेजेस की, CA के कॉलेजेस का कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम रिटर्न ऑन एसेट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है इसको सिर्फ CA के कॉलेजेस के साथ ही कंपेयर करें। इसको इवन FSC के कॉलेजेस के साथ या मैट्रिक वगैरह के कॉलेजेस के साथ इनकी रॉस या ROA कंपेयर करना भी गलत होगा, क्योंकि उनके जो कैपिटल स्ट्रक्चर्स हैं उनके लिए जो एसेट की रिक्वायरमेंट है वो फर्क है। स्कूल कॉलेजेस में हम लोग जब पढ़ते होते थे तो हमारे पास जो है वो लकड़ी की कुर्सियां होती थी, अक्सर टूटी होती थी, वहां पे AC का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था। प्रिंसिपल रूम में AC लगा होता था बस, और उसके अलावा किसी रूम में AC नहीं लगा होता था, और प्रिंसिपल साहब भी AC उसी कोई नहीं चलाते थे। हम तो सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए हैं। लेकिन यह है कि अब अगर आप CA के अंदर आप बच्चे तो ये कहते हैं कि सर वॉशरूम में भी बहुत गर्मी लग रही होती है, तो जरा अगर हो सके तो उसमें भी AC लगा दें। हमारे बच्चे थोड़ी सी फीस देकर उसके बाद चाहते हैं कि वो सारे सर्विसेज उनको जो है ना वो मिले। खैर वापस आते हैं, मैं अपने दुख सुनाने के लिए तो नहीं आया, मैं आपको कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो और इस तरह की चीजें समझाने आया। अच्छा जी, आखिरी जो है वो है जी कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो या एसेट टर्नओवर रेशो। एसेट टर्नओवर, टर्नओवर के बारे में मैंने आपको एक बड़ी मजे की बात बताई थी कि टर्नओवर बेसिकली उन रेशियोज कहते हैं जिनमें ऊपर सेल्स लिखी होती है। नॉर्मली अभी तक हमने जितनी भी रेशियोज पढ़ी है ना उनमें सेल्स ऊपर नहीं लिखी होती, लेकिन अगर कोई रेशो ऐसी हो जिसमें ऊपर सेल्स लिखी हो ना तो उसे हम टर्नओवर रेशो कहते हैं। सही है जी। अच्छा, ये टर्नओवर रेशो जो है ये एसेट टर्नओवर रेशो कहलाती है, या इसको कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो कहते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड तो नीचे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है, नाम से पता चल जाएगा, लेकिन ये एसेट टर्नओवर रेशो जो है ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वर्ड है, इसलिए इसको तो आपको याद ही करना पड़ेगा। पूरी रेशोज के अंदर मैं आपको हर रेशो के अंदर ऊपर क्या है नीचे क्या है उसके नाम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि देखें इसके अंदर ये चीज है, इसके अंदर ये चीज है। हमने देखा कि अगर 2 का वर्ड लिखा हो तो जो ऊपर लिखा हुआ है वो ऊपर आता है, जो 2 से पहले लिखा होता है वो ऊपर आता है, जो बाद में लिखा होता है वो नीचे आता है। लेकिन सिर्फ ये एक रेशो है जिसका आपको फॉर्मूला रटा ही लगाना पड़ेगा, एसेट टर्नओवर रेशो। ये एसेट जो है ये एसेट नहीं है बल्कि ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है, जो कि अभी हम ऊपर पढ़ाए हैं। हम लोग ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, और अगर ओपनिंग अवेलेबल ना हो तो हम सिर्फ क्लोजिंग को ही ले लेते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो जो है ये आपकी एसेट टर्नओवर रेशियो ये बताती है कि वो कितनी सेल्स हैं जो हमने की है, अमाउंट ऑफ सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड फॉर ईच ₹1 ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। अगर आपका आंसर परसेंटेज में आता है, ठीक है जी, तो आप उसको लिख सकते हैं 100 से मल्टीप्लाई करें। वैसे तो जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसको 100 होना चाहिए, 1 नहीं 100। हर 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट के बदले आप सेल्स कितनी करते हैं, ठीक है, हर 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट के बदले आप सेल्स कितनी करते हैं। तो ये आपकी जो है वो कंपैरिजन के लिए आसानी होगी कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो।
ठीक है जी, ये आपकी जितनी ज्यादा होगी आपके लिए उतना अच्छा है कि आप जो है ना वो कितने पैसे लगा के कितना करते हैं। और अगेन ये भी बड़ी हाईली इंडस्ट्री स्पेसिफिक होती है, क्योंकि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जहां पे भी आएगा वो बिजनेस के कैपिटल स्ट्रक्चर के साथ जो है ना वो रिलेट कर रहा होगा। एवरेज टोटल एसेट्स भी बिजनेस के स्ट्रक्चर के साथ रिलेट कर रहे होंगे, उसकी नेचर के साथ रिलेट कर रहे होंगे। तो ये जो 3 रेशियोज हम लोगों ने पढ़ी हैं ये हाईली इंडस्ट्री स्पेसिफिक होती हैं। ये इंडस्ट्री के अंदर ही रहें तो ज्यादा बेहतर है। इसका अक्रॉस द इंडस्ट्री एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में कंपैरिजन करना अच्छा नहीं होता। तो हम लोगों ने प्रॉफिट्स की डिस्कशन कर रहे हैं। प्रॉफिट के अंदर जो है वो हमने 3 कैटेगरीज बेसिकली बनाई हुई हैं, 4 कैटेगरीज। पहले है प्रॉफिट टू सेल्स रेशो, और दूसरी है जी कॉस्ट टू सेल्स रेशो, तीसरी है हमारी रिटर्न बेस्ड ऑन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि इंटरेस्ट और टैक्स से पहले आपके जो प्रॉफिट्स आते हैं वो क्या है। अब हम चलेंगे प्रॉफिट बेस्ड ऑन आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि ये वाली जो फिगर्स हैं बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है ना, ये बेसिकली इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा रेलेवेंट होते हैं। सॉरी, लेंडर्स जो होते हैं, जो बिजनेस के लेंडर्स वगैरह, उनके लिए ज्यादा रिलेटेड होते हैं कि बिजनेस जो है वो प्रॉफिट कितना कमा रही है। और ये वाले जो इंटरेस्ट होते हैं प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये वाले जो प्रॉफिट्स होते हैं ये बिजनेस के अंदर जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके लिए ज्यादा इसमें इंटरेस्ट होता है। रिटर्न ऑन इक्विटी या इन्वेस्टमेंट। अब रिटर्न फिर वही बात हो गई, रिटर्न है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। अब ये आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स की कैटेगरी में जो आ रहे हैं इसमें फिर आपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना है और उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस करना है, क्योंकि ये ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के लिए रेलिवेंट है दो रेशियोज। रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी हम कह सकते हैं कि जो बंदा इक्विटी में इन्वेस्ट करेगा उसको कितना रिटर्न मिलेगा। तो जारी बात है रिटर्न भी फिर वो वाला लेना चाहिए जो इक्विटी में जा रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय एवरेज इक्विटी मल्टीप्लाई बाय 100। अगेन इक्विटी के अंदर ओपनिंग इक्विटी, क्लोजिंग इक्विटी होती है और इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स को कहते हैं। अब इक्विटी का वर्ड आ गया, पहले क्या था जी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉइड। ठीक है जी, कैपिटल एम्प्लॉइड। तो कैपिटल एम्प्लॉइड के अंदर क्या क्या चीजें आती थी, इक्विटी आती थी जो कि यहाँ पे यूज हो रही है, और प्लस लॉन्ग टर्म लोन आते थे। अब लॉन्ग टर्म लोन अगर माइनस कर दें तो ये जो कैपिटल एम्प्लॉइड है ये इक्विटी बन जाएगा, जो कि इस फार्मूले में इस्तेमाल होगा। तो हम लोग वही फार्मूला जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉइड का है उसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, उसमें से टैक्स इंटरेस्ट माइनस करेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे, और नीचे जो है वो लॉन्ग टर्म लोन माइनस कर देंगे, तो आपके पास रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन इक्विटी इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। फॉर्मूले की समझ अगर आ गई है तो हम लोग आगे चलते हैं। बेसिकली ये क्या है, ये क्योंकि शेयर होल्डर्स के लिए है तो शेयर होल्डर्स के लिए कुछ और चीजें हैं जो कि आपके रिटर्न में से भी माइनस करनी चाहिए और जो आपके डिनोमिनेटर यानी कि एवरेज इक्विटी से भी माइनस करनी चाहिए। इसकी इंटरप्रिटेशन तकरीबन वही है जो रॉस की है, लेकिन सिर्फ पार्टीज का फर्क है। तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के लिए जो पार्टीज हैं वो इस तरह से बन जाती हैं कि इसमें जो है वो जो फजूल चीजें हैं वो माइनस कर दी जाएंगी, जो कि शेयर होल्डर्स को बेसिकली माइनस होकर ही मिलनी है। अच्छा, इट माइज द एबिलिटी ऑफ एंटिटी टू जनरेट प्रॉफिट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट मेड बाय इट्स शेयर होल्डर्स, यानी कि शेयर होल्डर्स की मदद से जो प्रॉफिट आ रहा है, जो इन्वेस्टमेंट आ रही है उसके ऊपर। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट that the shareholder of the company have made and higher the better। ठीक है जी, higher the better होती है। ये इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ इक्विटी फाइनेंस, यानी कि आपने कितना जबरदस्त इक्विटी फाइनेंस किया है। जब आप एमएफए पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई आप जब फाइनेंसेस लेते हैं तो दो तरह के होते हैं, एक होता है इक्विटी फाइनेंस, एक होता है डेट फाइनेंस। ठीक है जी, आप इक्विटी फाइनेंसिंग करते हैं तो उसमें ये होता है कि आप शेयर्स इशू करते हैं, डेट फाइनेंस में आप लोन लेते हैं। तो लोन जो है वो बिजनेस का एक्सपेंस होता है जो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाता है, जबकि इक्विटी फाइनेंस होता है इसके ऊपर बिजनेस डिविडेंड देता है। ठीक है जी, इसी तरह से एक और छोटी सी रेशियो है रिटर्न ऑन ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। रिटर्न ऑन ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय एवरेज ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, ओपनिंग ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, क्लोजिंग ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय 2, ये इसका फार्मूला होता है रिटर्न ऑन ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। इसमें रिजर्व्स नहीं लेते आप, इसमें रिजर्व्स भी माइनस कर देते हैं। ठीक है जी, ये रिलेशनशिप है प्रॉफिट की रेशियोज का। प्रॉफिट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेशियो को जब आप जमा करते हैं तो आपके पास 1 के इक्वल आंसर आ जाता है, ये हमें पता है। जीपी रेशियो वगैरह, रॉस जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो मल्टीप्लाई बाय एसेट टर्नओवर रेशियो के इक्वल होती है, ये भी आप इजीली चेक कर सकते हैं। ए हाई ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एंड ए लो नेट प्रॉफिट रेशियो इंडिकेट दैट द हाई ओवरहेड कॉस्ट फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। देखिए जो ये जो रेशियोज आती है ना, जब हम इनको आपस में कंपेयर करते हैं तो इनकी इंटरप्रिटेशन बनती है, और ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप एवेल्युएट करें कि यार अगर 100 रुपए हैं और हमारे पास नेट प्रॉफिट जो है वो फॉर एग्जांपल 50 आ रहा है और ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो हमारे पास 0 आ जाता है, तो इसका तो मतलब ये है कि जितनी हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स है उतनी हमारे एक्सपेंसेस है, हालांकि कॉस्ट ऑफ सेल्स ज्यादा होनी चाहिए।
और एक्सपेंसेस हमारे कम होने चाहिए। तो इस तरह से जो वैल्यूएशन है वो करते हुए हम बिजनेस को सेंस करेंगे जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा। दिस these ratios help determine how effectively a company's sales are converted into net income। ठीक है जी, आपने सेल्स करनी होती है और अल्टीमेटली उसको आपने नेट इनकम्स में कन्वर्ट करना होता है। तो इस सारी एक्टिविटी के दरमियान में आपको कितनी एफिशिएंसी मिल रही है, ये आपकी रेशियोज जो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज बताती हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जो होती हैं वो होती हैं सिंपल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है जी? वर्किंग कैपिटल होता है बिजनेस का कितना पैसा मार्केट में लगा हुआ है। ठीक है जी, वो कहते हैं ना कि यार इतना पैसा मार्केट में फंसा हुआ है। और वो मार्केट में कैसे फंसा होता है? वो ऐसे फंसा होता है कि वो डेटर्स को पैसे दिए गए, डेटर से पैसे लेने वाले होते हैं, क्रेडिटर्स को एडवांस दिए होते हैं। यानी कि ये वो चीजें होती हैं जिनके अगेंस्ट आपकी ट्रांजैक्शंस वगैरह या तो हो चुकी होती हैं या होनी होती हैं, लेकिन आपका पैसा आपकी जेब से चला गया हुआ है। डेटर से पैसा भी वापस आना है या क्रेडिटर्स को आपने पैसे दे दिए, चीजें आनी है। ठीक है जी, जब तक क्रेडिटर से चीजें नहीं आएंगी, एडवांसेस टू द क्रेडिटर्स के नाम से हम लोग एडवांसेस टू द सप्लायर के नाम से उनको रिकॉर्ड करते हैं। तो जब तक चीजें नहीं आएंगी हम उसको बेच कर प्रॉफिट नहीं कमा सकेंगे। तो ये भी हमारा पैसा मार्केट में फंसा हुआ है। तो वो जो पैसा हमारा मार्केट में फंसा हुआ है उसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। और ये वो पैसा होता है जो बिजनेस से बिजनेस में हमें नजर आ रहा होता है, लेकिन हम इसको बिजनेस से निकाल नहीं सकते। उसकी रीजन ये होती है कि इसके थ्रू हमने बिजनेस की एक्टिविटीज को फाइनेंस करना होता है, हमने चल चलाई करनी होती है। चीजें ले ली और चीजें बेच दी, डेटर से पैसे आ गए, क्रेडिटर्स को पेमेंट्स कर दी, एडवांसेस पे कर दिए, एक्सपेंसेस पे कर दिए। तो इस तरह की जो चीजें होती है ये सारी की सारी आपकी वर्किंग कैपिटल कहलाती है। तो वर्किंग कैपिटल एक ऐसा कैपिटल होता है, देखें अगेन फिर इसमें भी कैपिटल का वर्ड आ गया, हालांकि दिस इज नॉट ए कैपिटल। तो कैपिटल की डेफिनेशन बड़ी ब्रॉड है। कैपिटल इज नॉट ओनली द शेयर कैपिटल। कैपिटल की बहुत सारी डेफिनेशन है, शेयर कैपिटल है, फिजिकल कैपिटल कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल है। इसके अलावा आप इसको वर्किंग कैपिटल कह सकते हैं। मुल्कों के जो दारो खिलाफे होते हैं उनको भी कैपिटल कहते हैं, कैपिटल लेटर्स होते हैं। तो कैपिटल का मतलब ये है, कैपिटल की कोई वर्ड जो है ना वो सिंगल उसकी मीनिंग नहीं है, आपने उसके साथ देखना है कि वो नाम क्या लिखा है। तो वर्किंग कैपिटल से मुराद है करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज। ये वो पैसा है जो कि आपका बिजनेस में लग गया है। इसको माइनस करेंगे तो आपका आंसर जो है वो रुपीज में आएगा। ठीक है जी, रुपीज में आएगा। यानी कि आपके पास कितने करंट एसेट्स पड़े हुए हैं और कितनी करंट लायबिलिटीज हो सकती हैं। इसका आंसर पॉजिटिव हो सकता है, इसका आंसर नेगेटिव हो सकता है। अगर पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब है कि हमारे पास हायर करंट एसेट्स पड़े हुए हैं, और नेगेटिव होगा तो इसका मतलब है कि हमारे पास लोअर करंट एसेट्स पड़े हुए हैं। देखिए बिजनेस के अंदर जो करंट लायबिलिटीज होती हैं उसको अगले 12 महीनों के अंदर पे करना होता है, और बिजनेस के जो करंट एसेट्स होते हैं वो अगले 12 महीनों में उसके पास कैश की फॉर्म में आ जाने होते हैं। या तो वो होता ही कैश है, या हम ये अज्यूम करते हैं कि इसको अगले 12 महीनों में हमने किसी ना किसी तरीके से सेटल कर देना है। फॉर एग्जाम्पल डेटर्स है तो डेटर से 12 महीनों में कैश आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे इन्वेंट्री है तो हमें हमारी एक्सपेक्टेशन है कि ये 1 साल के अंदर अंदर बिकेगी और इससे पैसे आ जाएंगे। तो करंट एसेट के अंदर वो तमाम चीजें होती हैं जो अगले 12 महीनों में सेटल हो जानी होती हैं। लायबिलिटीज पे हो जाएंगी और एसेट जो है वो आपके पास कैश में रियलाइज हो जाएंगे। अब अगर आप देखें कि आपके पास फ्यूचर के अंदर अगले 12 महीनों में जो करंट लायबिलिटीज है वो ज्यादा है और करंट एसेट्स कम है, तो आपको वर्किंग कैपिटल शॉर्टेज का सामना करना पड़ेगा कि आपके पास वर्किंग कैपिटल नहीं है, आपके पास उतने पैसे नहीं है जितने आपने पे करने अगले 1 साल में। तो ये बिजनेस के लिए एक परेशान चीज हो सकती है। अगर नेगेटिव है तो फिर आपको जो है ना इसमें कुछ ना कुछ कैश लोन लेना पड़ेगा कहीं से, या कोई और एक्टिविटी करनी पड़ेगी। जब आप कैश लोन लेंगे और आपने लॉन्ग टर्म लोन लिया है तो आपका कैश तो बढ़ जाएगा, लेकिन आपका यानी कि करंट एसेट्स बढ़ जाएंगे लेकिन करंट लायबिलिटीज नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि लोन तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होता है। तो इससे आपको करंट एसेट्स के अंदर एकदम से एक इंक्रीज नजर आएगा, जिसको हम लोग कहते हैं कि जनाब ये हमारी करंट लायबिलिटीज है। इसी तरह से करंट एसेट्स है। एक और तरीका भी हो सकता है करंट एसेट्स को बढ़ाने का, वो है एसेट्स बेच देना। वो वाले एसेट्स जो कि ऊपर पड़े हुए हैं, यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में पड़े हुए हैं। हम लोग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाला कोई एसेट बेचेंगे, हमारे पास कैश आ जाएगा। कैश आएगा तो वो हमारा कैश इंक्रीज हो जाएगा। जबकि जो चीज कम हो रही है वो वर्किंग कैपिटल के अंदर आती ही नहीं है, वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, नॉन करंट एसेट्स उसके अंदर आती है। तो नॉन करंट एसेट से कुछ कैश निकल के हमारे पास जो करंट कैश है उसमें आ गया। तो बेसिकली वर्किंग कैपिटल अगर नेगेटिव है तो उसको बढ़ाने के कुछ तरीके हो सकते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म लोन लें, आप कोई एसेट बड़ा वाला बेच दें, इस तरह की चीजें कर लें तो फिर आपकी जो है वो ये इंक्रीज हो जाएगी। वर्किंग कैपिटल जो है वो फिर सेल्स से भी बढ़ता है, सेल्स जैसे जैसे आप सेल्स करते जाते हैं वो वर्किंग कैपिटल में ऐड होती जाती है। ठीक है जी, तो ये कुछ बातें हैं जो वर्किंग कैपिटल से रिलेट करती है। हम बात करते हैं जी करंट रेशो की, विच इज आल्सो कॉल्ड द वर्किंग कैपिटल रेशो। वही चीजें जो हम ऊपर माइनस कर रहे हैं, अगर हम डिवाइड कर दें करंट एसेट्स ऊपर और करंट लायबिलिटीज नीचे रख दें, इसको किसी 100 वगैरह से मल्टीप्लाई नहीं करना, इसका आंसर टाइम्स में आता है। फॉर एग्जांपल एक बिजनेस की करंट एसेट्स हैं 40 के और करंट लायबिलिटीज जो है वो इसकी 35 की है,
ठीक है, हम लोग 30 कर लेते हैं, 30 की है तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा ये जनाब आएगा 0.75। इसको ना किसी चीज से मल्टीप्लाई करना है ना किसी चीज से डिवाइड करना है, आपस में यही दो। तो जब भी कभी आप इस तरह से करेंगे, डिवीजन करेंगे तो आपका आंसर टाइम्स में आएगा। ठीक है जी, हम कह सकते हैं कि एक बिजनेस की जो करंट रेशियो है वो 0.75 टाइम्स है। ठीक है, कभी कभार इसको 0.75 रेशो 1 करके भी लिखा जा सकता है। तो ये दो तरह की इसकी प्रेजेंटेशन है, एक है कि आप 0.75 टाइम्स लिख दें और 0.75 रेशो 1 लिख सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है, ये जो करंट रेशो होती है ना, इसका मतलब ये है कि एक बिजनेस जो है उसके एसेट से, उसके करंट एसेट से करंट लायबिलिटीज कितनी दफा पे की जा सकती है। एक बिजनेस के करंट एसेट से करंट लायबिलिटीज कितनी दफा पे की जा सकती है। आंसर 0.75 नहीं है, ये होगा जनाबे वाला 40/30 है तो 1.33 होगा जी, 1.33 सॉरी। अच्छा, क्या मतलब हुआ इसका, इसका ही मतलब हुआ कि बिजनेस की करंट एसेट से बिजनेस की लायबिलिटीज कितनी दफा पे की जा सकती हैं। अगर तो आंसर जो मिनिमम है वो 1:1 होना चाहिए, यानी कि इसका मतलब ये है कि बिजनेस की करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल हैं। लेकिन अगर ये दो के इक्वल हो जाए तो क्या ही बात है। इसका मतलब ये है कि अगर रेशो 2:1 हो तो उसका मतलब ये है कि बिजनेस के जो करंट एसेट्स हैं उससे हम बिजनेस की करंट लायबिलिटीज दो दफा पे कर सकते हैं। ठीक है, पे तो एक दफा ही करनी है, लेकिन वी हैव डबल मार्जिन, हम हमारे पास डबल चीजें हैं, हमारे पास अपनी लायबिलिटी से ज्यादा एसेट्स पड़े हुए हैं और डबल पड़े हुए हैं। ठीक है जी, सो दिस इज व्हाट वी कॉल करंट रेशो। करंट रेशो के अंदर हमारे पास तमाम करंट एसेट्स होते हैं और डिवाइड करते हैं हम तमाम करंट लायबिलिटी से, तो आंसर हमारे पास टाइम्स में आता है। अब अगर आप गौर से देखें तो हमारे लिए आइडियल सिचुएशन ये है कि हमारे पास आंसर हो 2:1, लेकिन अगर ये 1:1 हो तो भी हम कहेंगे कि बच गए। लेकिन जब ये 1 से नीचे चला जाएगा तो हमारे लिए परेशानी का सामना होगा, क्योंकि हमारे पास जो अगले 1 साल में हमने लायबिलिटीज पे करनी है उसके लिए पैसे नहीं। तो वर्किंग कैपिटल रेशो या करंट रेशो जो होती है ये इसका आंसर टाइम्स में आता है और ये हमें बताती है कि हमारे लिए सिचुएशन कौन-कौन सी अच्छी है। अच्छा, कभी-कभार ऐसे होता है कि आपकी करंट रेशो जो है वो 6:1 फॉर एग्जांपल आ जाए। ओए होए! इतनी ज़्यादा भी अच्छी नहीं होती है। बहुत ज़्यादा अच्छी करंट रेशो भी, बहुत ज़्यादा बड़ी करंट रेशो भी बिज़नेस के लिए अच्छी नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि बिज़नेस के पास बहुत ज़्यादा करंट एसेट्स पड़े हुए हैं और वो बहुत ज़्यादा करंट एसेट्स क्यों पड़े हुए हैं, ये सोचने की बात है। क्या बिज़नेस जो है वो एसेट इकट्ठे करने के लिए बना हुआ है? बिज़नेस ने ये जो एसेट्स हैं, ये जो अपने पास रखे हुए हैं, ये तो इसलिए रखे हुए हैं कि इनको बेचना है। लेकिन इन्वेंटरी फर्ज़ करें कि बहुत ज़्यादा रख लिया है बिज़नेस के अंदर। देखिए ना, इन्वेंटरी करंट एसेट्स के अंदर आती है ना। तो ऐसा हो सकता है कि एक बिजनेस के बाद बहुत सारी इन्वेंट्री पड़ी है, तो हम कहते हैं कि यार अच्छा ठीक है इन्वेंट्री पड़ी है, तो क्या टेंशन है? टेंशन है भाई, बेचने के लिए रखी है, रखने के लिए थोड़ी रखी है। रखने के लिए या इस्तेमाल करने के लिए तो वो एसेट्स होते हैं जो नॉन करंट एसेट्स में पड़े हुए हैं। तो बिजनेस ने अपनी इन्वेंट्री बेचनी है क्योंकि इन्वेंट्री ने क्या किया है, इन्वेंट्री ने आपका कैश रोक के रखा हुआ। आपने कुछ पैसे लिए, उससे रॉ मटेरियल परचेज किया, लोगों को पेमेंट की, फैक्ट्री चलाई, फैक्ट्री का रेंट पे किया और एक चीज बनाई, और वो चीज आप जेब में रख के बैठ गए और बेचा ही नहीं। बेचेंगे तो पैसे रिकवर होंगे ना, तो जब बेचना है तो पैसे रिकवर करने हैं तो उसको बेचना पड़ेगा। वो स्टॉक करंट एसेट्स में पड़ा पड़ा जो है वो हमें फायदा नहीं देगा। ठीक है, इसीलिए जो इन्वेंट्री होती है इसके बारे में एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो ये कि भाई इन्वेंट्री के ऊपर खास ध्यान रखना है, ओवर स्टॉकिंग नहीं करनी है, सेफ्टी स्टॉक के बारे में जाना है, बफर स्टॉक रखने यानी कि ऐसे स्टॉक्स रखने हैं जो कि आप लोगों को हेल्प आउट करें। ये नहीं है कि बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल परचेज करके रख लिया कि भाई हम अगले 5 सालों का रॉ मटेरियल परचेज करके रख लेंगे। आपने अगले 5 सालों का रॉ मटेरियल परचेज करके रख लिया, एक्सपायर हो गया, कोई और मसला हुआ, जो प्रोडक्ट है वो आउट ऑफ फैशन होगी, तो इस रॉ मटेरियल को क्या करेंगे? फिर इसकी एनआरवी कैलकुलेट करते रहेंगे, फिर एनआरवी लॉस रिकॉर्ड करते रहेंगे, ये तो गलत बात है। ठीक है जी, बफर स्टॉक मेंटेन करें, सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करें, ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यानी कि ऐसा ऑर्डर करें जिससे आपको कम से कम कॉस्ट पड़े, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी और होल्डिंग कॉस्ट भी। ये कॉस्ट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है, आई एम श्योर कि आपने उधर देखा होगा, अगर नहीं भी देखा तो आप देख लेंगे। ये यहाँ पे वो नॉलेज पता हो या ना पता हो उससे रिलेट नहीं, उससे मैटर नहीं करता। यानी कि आप स्टॉक मैनेजमेंट की टेक्निक्स लगाएं, बहुत ज्यादा स्टॉक भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम स्टॉक भी नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि आपने इतना कम स्टॉक रखा हुआ है कि हर दूसरे तीसरे दिन जो है वो आपका स्टॉक आउट हुआ होता है, और स्टॉक आउट करने से मुराद है कि स्टॉक खत्म हो जाता है और कस्टमर का जो ऑर्डर है वो आप फुलफिल नहीं कर पाते। तो ये भी बड़ा जरूरी है। इसी तरह से बहुत सारे रिसीवेबल्स हो सकते हैं, टू मच रिसीवेबल्स। हम लोग कह रहे हैं भाई करंट एसेट्स हमारे बहुत ज्यादा हैं, लेकिन पता चला उसमें बहुत सारे डेटर्स ऐसे हैं जिन्होंने पैसे पे ही नहीं करने।
तो फिर हमने तो पढ़ा था कि ऐसे डेटर जो पैसे पे नहीं करेंगे उसको हम बैड डेट के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे। तो ये तो बेसिकली हमारा लॉस है जो इतना सारा हम लोगों ने रखा हुआ है। तो भैया ये तो प्रॉब्लम हो गई। करंट एसेट्स के अंदर एक चीज है, हमने पढ़ा था कि करंट एसेट्स बढ़ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन हमारे पास इतना सारे एसेट्स पड़े हुए हैं कि हम लोग जो है ना वो हमारे रिसीवेबल्स पड़े हुए हैं कि हमें लग रहा है कि ये पैसे मिलेंगे ही नहीं। पिछले 5 सालों से एक रिसीवेबल आई जा रहा है, आई जा रहा है, आई जा रहा है। इसका मतलब ये है कि हम प्रोविजन ही कैलकुलेट नहीं कर रहे। हमें प्रोविजन कैलकुलेट करने की जरूरत है, और जब प्रोविजन कैलकुलेट करेंगे तो सारा कच्चा छठा जो है वो बाहर निकल आएगा और हमें टेंशन हो जाएगी कि भाई ये तो लॉस हो गया हमारा। ठीक है, क्योंकि बंदा तो पैसे दे नहीं रहा, दे रहा होता तो वो दे देता नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर। इसी तरीके से आप जो है वो कस्टमर्स के साथ क्रेडिट पॉलिसी को रिवाइज करने का आपका जो है ना वो रिक्वायरमेंट हो सकती है। सेम गोज विद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा कैश रख के बैठे हो, आप कहें कि जनाब मैं कैश की तो गड्डियां मैंने बनाई हुई है और वो मैंने अपने कैश अकाउंट के अंदर जो है ना वो दीवारों की जगह वो कैश लगाया हुआ है। इतना सारा कैश जब आप अपने पास मेंटेन करेंगे तो फिर कोई एक दिन आएगा एक रात और आके तो वो सारा कैश अपने झोले में डाल के ले जाएगा। फिर आप सोचते रहेंगे कि अच्छा आप इसकी क्या एंट्री करें। तो जवाब ये है तो जनाब बेहतर ये है कि इतना कैश भी ना रखें अपने पास। आप कैश जो है उसको बैंक करें, उस कैश को इन्वेस्ट करें, उस कैश से लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म एसेट्स परचेज करें ताकि आपको प्रॉफिट हो। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये करंट जो है वो रेशो के अंदर आती है। Then we will move towards the ratio which is called acid test ratio, liquid ratio या quick ratio। ठीक है जी, इसके 3 नाम है। मोस्टली इसका क्विक रेशो का नाम जो है ना वो इस्तेमाल होता है। ऊपर जो होती है जो हमने ऊपर पढ़ के आए हैं वो होती है जनाब करंट रेशो, और नीचे वाली को हम क्विक रेशो कहते हैं। सेम है, सिर्फ हम करंट एसेट्स में से इन्वेंटरी माइनस कर देते हैं, क्योंकि हमने बात की थी कि इन्वेंटरी समथिंग व्हिच विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश इमीडिएटली। इन्वेंटरी अभी इन्वेंटरी में पड़ी है, फिर ये डेटर्स में कन्वर्ट होगी और डेटर से हमें कैश मिलेगा अल्टीमेटली। लेकिन ये है कि अगर हम लोग बात करते चाहें कि हमारे क्विक या लिक्विड एसेट्स कितने हैं, लिक्विड करंट एसेट्स कितने हैं, तो हम उसको इन्वेंटरी को उसमें से माइनस कर देते हैं। ये हमें मजीद मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देती है कि भाई अगर आज ही सारे डेटर्स पैसे लेने आ जाएं, अगर आज ही सारी लाइबिलिटीज जो है वो पैसे लेने आ जाएं, तो हमारे पास कितना क्विक लिक्विड या एसिड टेस्ट जो है वो कितना पड़ा हुआ है। ठीक है जी, 1:1 जो है ये कंसिडर सेटिस्फाइड होता है, क्योंकि अगर 1:1 हो तो ये बहुत अच्छी बात होती है। हम लोगों ने बात की थी कि जो ऊपर है करंट रेशो अगर वो 2:1 हो तो ठीक है, और ये 1:1 हो तो भी ठीक है, क्योंकि इसमें से हमने इन्वेंटरी माइनस कर दिया और इन्वेंटरी ने हमें अल्टीमेटली कैश में कन्वर्ट होना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। टर्नओवर या वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी रेशियोज की बात करते हैं। वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी बेसिकली ये इसके ऊपर फोकस है, एफिशिएंसी के ऊपर। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ। देखिए बिजनेस में जो पैसा आपका लगता है वो आप कैसे लगाते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, आप रॉ मटेरियल परचेज करते हैं। तो यहाँ पे बिजनेस के अंदर आपका पैसा लग गया, यहाँ पे पैसा इन हो गया, रॉ मटेरियल परचेज किया आपने, उसके बाद जो है वो उसके ऊपर कॉस्ट लगाई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कह सकते हैं, उसमें भी आपकी कॉस्ट जो है वो इन हुई। सही है जी। फर्ज करें कि एक चीज को बनाने के अंदर आपके पास जो टाइम लगा है, अगर मैं डेज में बात करूं तो ये है कि उस बिजनेस के डेज जो हैं जिसमें आप प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन करना, रॉ मटेरियल परचेज करके रख लिया था, इसमें हमारे जो है ना वो 10 दिन लगे। ठीक है जी, इसके बाद जो है ये हमारी फाइनल स्टॉक बन गया, और जो स्टॉक है वो हमारे पास पड़ा रहा, कोई 15 दिन हमारे पास वो चीज स्टॉक में पड़ी रही। और जब तक वो हमारे पास स्टॉक में पड़ी है वो उस वक्त तक हमारे लिए लॉक्ड है, क्योंकि हम पैसा इन कर चुके हैं। 10 दिन हम लोगों ने प्रोडक्शन पे लगाए, रॉ मटेरियल पे लगाए, 15 दिन जो है ना वो हमने स्टॉक पे लगाए। हमारे पास वो चीज 15 दिन तक स्टॉक में पड़ी, फिर वो सेल हुई, तो वो भाई साहब ले गए और कहते हैं जनाब कि मैं आपको जो है ना वो 30 दिनों के बाद पेमेंट करूंगा। ठीक है जी, और 30 दिनों के बाद इनसे जो है वो कैश आउट हुआ। देखें कैश आउट होने से मुराद ये है कि उस चीज से जो हमने बना के बेची है उससे हमने कैश वापस कब रिसीव किया, जब डेटर हमें पेमेंट करेगा 30 दिन के बाद। अब अगर आप गौर से देखें तो हमने जब प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट किया था उस वक्त हमने उसमें पैसे डाले थे। जब आपने उसमें पैसे डाले थे तो आपने वो पैसे आपकी जेब से निकल गए थे। वो 10 दिन तक प्रोडक्शन में लगे रहे, 15 दिन तक वो चीज कन्वर्ट होके आपके बॉक्सेस में पड़ी रही स्टॉक के अंदर, फिर 30 दिन बाद उससे पेमेंट हुई। तो बेसिकली कैश इन और कैश आउट के दरमियान में जो डेज का फर्क है वो ये है 10 जमा 15 जमा 30। यानी कि कितने दिन तक वो चीज जो है वो रॉ मटेरियल और प्रोडक्शन में पड़ी रही कैश आपका, कितने दिन तक जो है वो फिनिश गुड्स में पड़ा रहा, और कितने दिन तक डेटर्स के पास आपका कैश रहा। तो ये बेसिकली आपको जो कैश वापस मिल रहा है वो 55 दिन के बाद मिल रहा है। तो ये जो आपने बिजनेस में कैश लगाया हुआ है जिसे आप वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं,
ठीक है, चल चलाई के लिए बिजनेस में कितना वर्किंग कैपिटल लगाया हुआ है। सबसे पहले हम लोगों ने पीछे पढ़ा था वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज को कहते हैं। तो जो वर्किंग कैपिटल है आपका, जो बिजनेस में आपने पैसे लगाए हैं, वो आपको 55 दिन बाद रिकवर होके मिलते हैं और उसमें डेफिनेटली एक प्रॉफिट का आंसर शामिल होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग पर यूनिट की बात करें तो शायद हमने 150 रुपए लगाए थे और हमें जो वापस मिले हैं वो 160 रुपए मिले हैं। 10 रुपए का हमारा प्रॉफिट भी है, ठीक है, प्रॉफिट भी साथ में मिला है। लेकिन आपने बिजनेस के अंदर जो पैसे लगा के रखे वो 160 दिन के लिए लगा के रखे, सॉरी 55 दिन के लिए लगा के रखे कि 55 दिन बाद आपको पैसे वापस मिले। तो दिस इज व्हाट वी कॉल वर्किंग कैपिटल साइकिल। वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या होता है कि जब आपने पैसे लगाए उसके बाद वो प्रोडक्शन हुई, स्टॉक में गए, डेटर्स में गए, डेटर से अल्टीमेटली कन्वर्जन हुई, तो उस टाइम पीरियड के दौरान आपका पैसा बिजनेस में लगा हुआ, उसे हम वर्किंग कैपिटल साइकिल कहते हैं। इस वर्किंग कैपिटल साइकिल के अंदर हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि हमारा कैश किस किस जगह पे कितनी कितनी देर पड़ा रहा है, ठीक है जी। और इसमें जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है यही हमें बताता है एफिशिएंसी। अब देखिए, एक बिजनेस एफिशिएंट तब होगा जब वो बहुत जल्दी अपना कैश रिकवर कर लेता होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बेकरी के बिजनेस की बात करते हैं। बेकरी वाले जो है वो एक दिन एक चीज बनाते हैं और वो चीज जो है वो बेच देते हैं, अगले दिन नहीं तो अगले दिन 4 5 7 दिन के बाद उनकी वो चीज जो है वो एक्सपायर हो जाती है, इसलिए उन्होंने उतना ही स्टॉक बनाना है जितना वो 4 5 दिन में बेच सकते हैं। अक्सर कहा था बेकरी पे जाते हैं आपको ब्रेड नहीं मिलती, आप कहते हैं यार चंगा तुम्हारा कारोबार, इतनी सारी मुल्क के अंदर इतनी सारी आपकी ब्रांचेस हैं लेकिन आपने ब्रेड नहीं बनाई। वो कहते हैं सर खत्म हो गई, भी थोड़ी देर में आ रही है। सही है, नॉर्मली वो फिर एक बड़ा प्रोडक्शन प्रोसेस जो है ना वो प्लान करते हैं। लेकिन कभी भी आप जो भी ब्रेड लेंगे उसके ऊपर कोई 15 दिन 30 दिन 40 दिन बाद की एक्सपायरी डेट नहीं लिखी होगी, उसके ऊपर 2 4 5 7 दिन की एक्सपायरी डेट लिखी होगी। जो केक लेंगे आप वो भी उसके ऊपर भी छोटी एक्सपायरी लिखी होगी। मकसद क्या है, उसका फायदा क्या है? उसका फायदा ये है कि बेकरी का जो बिजनेस है ना उसमें वर्किंग कैपिटल साइकिल बहुत छोटा है। आपने जो चीज बना ली है वो फौरन से जो है ना वो रिवर्स हो जाएगी, इसलिए उनको थोड़ा स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है, उनको क्विक प्रोडक्शन करनी पड़ती है। जबकि ऑन दी अदर हैंड हम शुगर बिजनेस की बात करते हैं, शुगर मिल्स वगैरह जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग बिजनेस है, आप लोगों ने देखा होगा। मैं अक्सर शुगर मिल की एग्जांपल्स देता हूँ, तो उसकी एक रीजन ये भी है कि मैंने बहुत सारी शुगर मिल्स का ऑडिट भी किया है। तो जो शुगर मिल होती है आपको पता है कि उसने साल में 3 महीने 2 से 3 महीने चलना होता है। आज के शुगर मिलें चल रही हैं जिन जिन के इलाकों में शुगर मिल्स है आपको पता होगा कि वो नॉर्मली दिसंबर के अंदर प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, दिसंबर से लेकर जनवरी तक फरवरी तक चलती है, 3 महीने चलती है और पूरे साल का उन्होंने अपनी स्टॉक मेंटेन करना होता है, स्टॉक प्रोड्यूस करना होता है। अब उन्होंने चीनी की एक बोरी बना ली है जो शायद उन्होंने 8 या 9 महीने बाद जाके बेचनी है और उस वक्त तक वो उनके स्टॉक में पड़ी रहेगी। अब क्या चीज हुई, अब ये चीज हुई कि उनका 8 या 9 महीनों के लिए जो कैश है वो फंस गया बिजनेस उस बोरी के अंदर। ठीक है, कैसे फंस गया, ये नहीं कि उन्होंने रॉ मटेरियल परचेज कर लिया, लोगों को पेमेंट कर दी। खैर ये बड़े जालिम होते हैं, लोगों को पेमेंट शेमेंट कोई नहीं करते किसानों को। तो किसानों को फर्ज करें पेमेंट भी कर दी, सैलरीज भी दे दी, मशीन भी चलाई, मशीन का भी सारा एक्सपेंस वगैरह कर कुर के जनाब उन्होंने फरवरी के एंड तक सारा का सारा किया। अब वो 6 महीने तक आपके स्टॉक में पड़ी हुई है। उसके बाद वो डेटर जब लेके जाएंगे तो वो डेटर जो है वो उसको 1-2 महीने के बाद पेमेंट करेंगे। तो इनका वर्किंग कैपिटल साइकिल बड़ा होता है, शुगर मिल्स का बहुत बड़ा होता है। ठीक है जी, सो दिस इज व्हाट वी थिंक अबाउट वर्किंग कैपिटल साइकिल। इसमें दो चीजें होती हैं, आपने टर्नओवर कैलकुलेट करना होता है, इन्वेंट्री का टर्नओवर, डेटर का टर्नओवर, क्रेडिटर का टर्नओवर, ये 3 टर्नओवर्स आपने कैलकुलेट करने होते हैं। ठीक है जी, इन्वेंट्री का टर्नओवर, जब टर्नओवर का वर्ड आएगा तो आपने इसमें देखना है। अब जब टर्नओवर की वर्डिंग है ना तो टर्नओवर का मतलब है ऊपर और नीचे सेम टाइप की सेम क्लास की आइटम होगी, सेम क्लास। ठीक है जी, सेम क्लास कैसे होगी, इन्वेंट्री टर्नओवर, इन्वेंट्री का टर्नओवर का मतलब है ऊपर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगी और नीचे एवरेज इन्वेंट्री होगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होती है, अगर आप गौर से देखें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस यहाँ इसमें प्लस कैरिज इनवर्ट माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो बेसिकली जो कैरिज इनवर्ट होती है तो बहुत ही थोड़ी सी छोटी सी चीज होती है। तो बेसिकली सारी की सारी चीज जो है ना वो परचेज से रिलेट कर रही है। ठीक है जी, तो जो कुछ भी है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर उसमें परचेज जो होता है वो सबसे बड़ा आइटम होता है। ये 99% ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो हमारी वो आइटम की कॉस्ट ही होती है, यानी कि इन्वेंट्री की कॉस्ट ही होती है। तो हम लोग सेम क्लास की इन्वेंट्री की से रेलेवेंट सेम क्लास होती है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और ऊपर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस वाली आइटम लिखेंगे और नीचे बैलेंस शीट वाली आइटम लिख देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आ रही होती है
और बैलेंस शीट में इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री का अकाउंट जो है वो हमारा बैलेंस शीट में हो रहा होता है, इन्वेंट्री जो है जो क्लोजिंग स्टॉक के तौर पे आप लिखते हैं। और एवरेज इन्वेंट्री के अंदर रूल वही है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, और अगर नहीं है तो सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्री को आप यूज कर लेंगे। ठीक हो गया जी। तो इसका आंसर भी टाइम्स में आता है। ठीक है, लेट्स सपोज अगर इसका आंसर है टाइम्स में, फॉर एग्जांपल 40 टाइम्स, तो इसकी इंटरप्रिटेशन बड़ी मजे की होती है। इसका ये मतलब है टर्नओवर के केस में कि साल में 40 दफा आपका जो एवरेज इन्वेंट्री है वो आती है और बिक जाती है। वाह, कितनी जबरदस्त इसकी इंटरप्रिटेशन है कि 4 दफा आप इन्वेंट्री बनाते हैं और वो बिक जाती है। इन्वेंट्री बनाई बिक गई, इन्वेंट्री बनाई बिक गई, इन्वेंट्री बनाई बिक गई, साल में 40 दफा इन्वेंट्री बनती है और बिक जाती है। वैसे तो हर वक्त ही प्रोडक्शन चल रही होती है, लेकिन अगर हम प्रोडक्शन के जो बैचेस हैं अगर हम उनको आपस में सामने रखें तो हमें पता चलेगा कि हम साल में कितनी दफा जो है ना वो इन्वेंट्री बना के बेच लेते हैं। क्योंकि हमारा जो एवरेज इन्वेंट्री है वो हम मेंटेन करते हैं। एवरेज इन्वेंट्री या क्लोजिंग इन्वेंट्री हम लोग ये अज्यूम करते हैं इस रेशो के अंदर कि हमारी जो इन्वेंट्रीज हम लोग मेंटेन कर रहे हैं वो नॉर्मल हमारा साइज है। हम लोग नॉर्मल जो हमारा एक्चुअली प्लान है कि यार इतनी इन्वेंट्री हमारे पास होनी चाहिए वो है। ये ऐसे बिजनेसेस के लिए रेलेवेंट होती है जो बिजनेसेस हमारे लिए एक स्ट्रक्चरल या विदाउट एनी वेरिएशन जो है वो सारा साल सेल्स करते रहते हैं। जैसे कि टायर्स की सेल्स करना, जो बिजनेस जो टायर सेल करता है उसके सारे साल टायर सेल होते रहते हैं, उसमें कोई सीजनल फ्लक्चुएशन नहीं होती है। ठीक है जी। इसी तरह से वैसे ये जो शुगर मिल है ये भी तो इसी तरह से करती है, चाहे जिस तरह से मर्जी प्रोडक्शन करे, लेकिन ये जो है सारा साल इक्वली सेल्स करते रहते हैं। सही है जी। तो 40 टाइम्स का मतलब ये है कि आपका जो टर्नओवर है वो ये है कि साल में 40 दफा इन्वेंट्री बनती है और बिकती है। ठीक है जी। इसको इंडस्ट्री एवरेजेस के साथ कंपेयर करना चाहिए, प्रोडक्ट टाइप के साथ कंपेयर करना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह से इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड जो है, अब वो पहली थी रेशो, अब है पीरियड। पीरियड की जो कैलकुलेशन होगी वो टर्नओवर रेशो को उल्ट करके उसको 365 से मल्टीप्लाई कर दें, सीधी सी बात है। एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मल्टीप्लाई बाय 365। या इसका एक ये भी है कि आप लोगों को जो टर्नओवर रेशो मिली हुई है, जो टर्नओवर रेशो है, इसको इसको टर्नओवर रेशो को डिवाइड कर दें आप 365 से, तो यही आंसर आएगा। यानी कि इसको उल्टा करके 365 से मल्टीप्लाई कर दें या इसको सीधा ही रहने दो 365 से डिवाइड कर दें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा डेज में। जब किसी भी चीज को 365 यानी कि डेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर डेज में आएगा, ये सिंपल बात है। जब हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर परसेंटेज में आता है। जब हम उसको किसी भी चीज से मल्टीप्लाई नहीं करते आंसर टाइम्स में आता है। जब हम उसको 365 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर डेज में आएगा। जब हम उसको 52 से फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वीक्स में आएगा। ये हमने पहले भी डिस्कस किया। अच्छा जी, ये जो है ना ये बड़ी खूबसूरत बात होती है। ये है वो इंफॉर्मेशन जो मैंने यहाँ पे आपको 30 दिनों का बताया कि हाउ मेनी डेज स्टॉक इज कन्वर्टेड इनटू सेल्स या कैश। स्टॉक जो है वो कैश में कितने दिनों में कन्वर्ट होता है, कितने दिन तक आपका स्टॉक जो है वो कैश जो है वो स्टॉक की फॉर्म में पड़ा रहता है। सही है, यानी कि आपने इन्वेस्ट किया कैश और उससे कोई चीज बनी तो वो कितनी देर तक आपकी स्टॉक में पड़ी रहती है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर जो हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड है वो ये वाला है, इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड आईटीपी 15 दिन, जो हमने एग्जांपल दिया है कि कितने दिनों तक हमारा कैश जो है वो स्टॉक में पड़ा रहता है, इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड। ठीक है जी। इसी तरह से डेटर टर्नओवर पीरियड, अब डेटर टर्नओवर रेशो, अब फिर वही बात, टर्नओवर है तो ऊपर हम लिखेंगे रेशो है तो ऊपर हम लिखेंगे नेट क्रेडिट सेल्स। हम डेटर्स को क्या करते हैं, सेल्स करते हैं, और हमने उसमें से क्रेडिट सेल्स लेनी है। क्रेडिट सेल्स अगर डेबिट और क्रेडिट सेल्स अपना सॉरी अगर कैश और क्रेडिट सेल्स का आपस में कोई रिलेशन ना दिया गया हो क्वेश्चन में, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि जितनी हमारी सेल्स है वो 100% हमारी कैश की सेल्स है। और नीचे हम लोग एवरेज डेटर्स लिख लेते हैं। एवरेज डेटर भी इसी तरह से ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइडेड बाय 2, और ये हमारे पास आंसर टाइम्स में आएगा। इसका मतलब ये है कि साल में कितनी दफा डेटर्स बनते हैं और पे होते हैं, हाउ मेनी टाइम्स द डेटर पे ड्यूरिंग द ईयर। अगर इसका आंसर है 30, तो इसका मतलब ये है कि डेटर्स जो हैं वो 30 दफा बनते हैं और 30 दफा पे आउट हो जाते हैं। यानी कि डेटर का जो अकाउंट है वो 30 दफा जीरो हो सकता है। इससे हमें ये पता चलता है कि जितना बड़ा आंसर होगा उसका मतलब है कि उतनी दफा हम डेटर से पेमेंट कलेक्ट कर लेते हैं। और जो हम लोगों ने बात की थी कि बेकरी वगैरह जो होगी, बेकरी के अंदर ये अमाउंट बहुत ज्यादा हायर होगी, क्योंकि जितनी ज्यादा स्पीड से डेटर्स बनते हैं उतने ज्यादा स्पीड से ही डेटर्स पे आउट भी हो जाते हैं। बल्कि जो हमारा कैश बिजनेस होता है,
जो टोटली रिटेल बिजनेस आउट ऑफ कैश बनता है, उसके अंदर क्या होता है कि आप चीजें पहले देते हैं, फिर आपको पैसे पहले देते हैं और फिर वो आपको चीजें शॉपर में डाल के देते हैं। मैं तो कहता हूँ कि सबसे ज्यादा खूबसूरत बिजनेस ही रिटेल बिजनेसेस होते हैं कि जिसमें आपने कस्टमर को चीजें बाद में शॉपर में डाल के देनी है, पहले आपने उससे पैसे लेने हैं और उसमें जीरो आपके जो है ना वो डेटर्स होते हैं, जीरो डेटर्स होते हैं। और क्रेडिटर्स, ये जो आपने अक्सर देखा होगा, ये जो यूटिलिटी स्टोर्स वगैरह होते हैं या ये जो सुपर स्टोर्स होते हैं, इनके पास आधे से ज्यादा माल जो कंपनियों का पड़ा होता है वो क्रेडिट पे पड़ा होता है, यानी कि ये लोगों से उधार पे चीजें लेते हैं और कस्टमर को शॉपर में तब डाल के देते हैं जब उनसे पैसे लेते हैं, और ये इंजॉय करते हैं वो कैश जो कि इनके पास होता है। और इसीलिए बहुत बड़े बड़े स्टोर्स आपने देखे होंगे कि वो ऐसी चीज जो मार्केट में महंगी मिलती है आपको वो सस्ती दे देते हैं। आपने कभी नोट किया है, आपने शायद कभी देखा हो, आप आजकल तो मैं बड़ी देर हो गई ये चीज नहीं नोट की, नहीं नजर आई, लेकिन यह है कि मैंने एक दफा देखा कि 50 रुपए का लेस का पैकेट 48 रुपीज का मुझे मिला एक सुपर स्टोर से। अब मैं हैरान हो गया कि यार इसके ऊपर 50 रुपए की प्राइस प्रिंट की है, तो फिर ये मुझे 2 रुपए का डिस्काउंट कैसे दे रहे हैं? ये कंपनी से सस्ता ले रहे हैं। अच्छा, हो सकता है कंपनी से सस्ता ले रहे हो, कंपनी वाले उनको कहें यार चलो कोई नहीं, तुम्हारी क्योंकि लाखों के बैग्स आप लोगों ने सेल करने होते हैं सारे दिन में, तो चलें आपको 2 रुपए का डिस्काउंट देते हैं, तो कंपनी ने डिस्काउंट दे दी। ये दूसरा ये भी हो सकता है कि कंपनी इनको कहे कि भाई डिस्काउंट वगैरह कोई नहीं है, 3 महीने के उधार पे चीजें उठा लो। अब ये 3 महीने के उधार के ऊपर इन्होंने चीजें उठाई, 48 रुपए की बेची, 48 रुपीज अपने पास रखे, बैंक में रखे, उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाया 3 महीने, ठीक है जी, और कंपनी को 50 रुपए के हिसाब से पेमेंट कर दी और इंटरेस्ट जो है वो उससे ज्यादा बन गया। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं डेटर्स टर्नओवर रेशियो के अंदर कि भाई डेटर्स वगैरह जो हैं ये आपका पैसा यूज कर रहे होते हैं, तो आपको कुछ भी हो इनसे पैसा जल्दी रिकवर करना चाहिए। देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक बड़ा जबरदस्त रूल होता है, एमएफए के अंदर जो भी आपका टीचर होगा वो आपको पढ़ाएगा कि भाई जो आपसे डेटर्स हैं, आपके जो डेटर्स हैं, आप उनसे जल्दी पैसा रिकवर करने की कोशिश करें, और जो आपके क्रेडिटर्स हैं उनको जितना लेट हो सकता है वो करें। हालांकि ये एथिक्स के भी खिलाफ है और इस्लामिक कवानीन जो है वो भी हमें कहते हैं कि यार इस तरह से नहीं करना चाहिए। सबसे अच्छा बिजनेस जो है ना वो वही यही होता है कि जिसमें आप एक इस हाथ दें उस हाथ ले वाली ट्रांजेक्शन्स करें, ठीक है जी। और ये इस्लाम के प्रिंसिपल्स के रहनुमा असूल जो है उनके अंदर भी ये चीज है कि उधार पे जाने की बजाय आप कैश पे ट्रांजेक्शन्स करें, चीजें लें बेचें। ट्रेड को बड़ी वैल्यू है हमारे इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर भी कि आप ट्रेड की तरफ जाएं सर्विसेज की बजाय, लेकिन यह है कि उसमें फिर ये इस तरह की गंदी हरकतें ना करें। अच्छा, डेटर्स टर्नओवर के बाद अगर हम लोग डेटर्स टर्नओवर पीरियड या इसको हम एवरेज कलेक्शन पीरियड भी कहते हैं, हम लोग डेटर के टर्नओवर को उल्टा करके 365 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या अगर डेटर टर्नओवर रेशो हो तो उसको सीधा सीधा डिवाइड कर देते हैं 365 के साथ, तो हमें ये पता चलता है कि डेटर से ऑन एवरेज हम कितने दिन में कितनी देर में पैसे वापस लेते हैं। इसी तरह से क्रेडिट टर्नओवर रेशो होती है, क्रेडिट टर्नओवर रेशो नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड क्रेडिटर्स। क्वेश्चन के अंदर अक्सर औकात आपको क्रेडिट परचेजेस नहीं दी गई होती, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि जो आपकी जो टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स वगैरह जो होती है उसके अंदर हमारे पास जो परचेजेस होती हैं वो आपको मोस्टली उसके अंदर जो है ना वो सबसे बड़ा 99.9% का जो एलिमेंट होता है वो आपकी परचेजेस का ही होता है, जो कि आप यहाँ से ले सकते हैं। द एवरेज क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो के अंदर ऊपर आप नेट क्रेडिट परचेजेस लिखेंगे, अगर क्रेडिट परचेजेस नहीं है तो हम अज्यूम करेंगे कि कांस्टेंट जो है वो अगर इंफॉर्मेशन स्टॉक की नहीं है तो हम अज्यूम करेंगे कि कांस्टेंट स्टॉक जो है वो मेंटेन हो रहा है, यानी कि जो ओपनिंग है वही क्लोजिंग है, उसको ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 करें तो वही आता है जो आपका क्लोजिंग सिंपल अमाउंट को लेके आप ले लेते हैं। मीन हाउ मेनी टाइम्स द क्रेडिटर्स आर पेड इन फाइनेंशियल टर्म्स लोअर द रेशियो इज बेटर, यानी कि क्रेडिटर्स के केस में देखें ना, जैसे ही आपने पेएबल्स की तरफ आए आपने उल्ट कर दिया सारा कुछ, लोअर जो है वो बेटर होगा। और इसी तरह से क्रेडिटर टर्नओवर जो है वो आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 365 से और डेज में आता है। अच्छा, बिजनेस साइकिल फिर क्या होगा, इन्वेंट्री डेज को ऐड करेंगे डेटर्स डेज के अंदर और उसमें से क्रेडिटर डेज माइनस करेंगे, यानी कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप इसी ट्रांजैक्शन के अंदर अगर बात करें कि हमने जो पेमेंट की है, ये वाला जो हम लोगों ने एग्जांपल ली थी, इसमें हमने रॉ मटेरियल और कॉस्ट वगैरह तो लगाई है, लेकिन हमने कैश इन करने में इधर 5 दिन जो है वो 5 डेज का क्रेडिट पीरियड ले लिया था, हमने अपनी सारी कॉस्ट जो है वो इनकर होने के 5 दिन बाद पे किए। तो बेसिकली ये जो डेज है आपके रॉ मटेरियल और कॉस्ट डेज वगैरह, ये इसमें से 5 माइनस कर देंगे आप, और आप देखेंगे कि भाई अब असल में हमने 5 दिन तो कैश पे ही नहीं किया, 5 दिन हमने किसी और का कैश इस्तेमाल किया, 5 दिन हमने रॉ मटेरियल सप्लायर का और
जो हमारे जो थे लेबर थी उनका कैश इस्तेमाल किया। देखिए जब आप लेबर को पे नहीं करेंगे तो इट मीन्स कि आप लेबर का कैश इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो है कि आपका इसमें से माइनस होगा, इन्वेंटरी डेज ऐड होंगे, डेटर्स डेज ऐड होंगे और क्रेडिटर्स डेज जो है वो इसमें माइनस होंगे। तो आपके पास आ जाएगा बिजनेस का कैश कन्वर्जन साइकिल, जिससे हम लोगों ने बात शुरू की थी। ठीक है जी। इसी तरह से कुछ टर्नओवर की रेशियोज होती हैं। सेल्स टर्नओवर है और टोटल एसेट टर्नओवर, यूटिलाइजेशन ऑफ टोटल एसेट्स, ऊपर सेल्स होंगी नीचे एसेट्स होंगे। फिक्स एसेट टर्नओवर, ऊपर सेल्स होंगी। टर्नओवर के बारे में मैंने कहा था ना, टर्नओवर का मतलब होता है कि ऊपर सेल्स होंगी और नीचे जो चीज होगी, जो उसका नाम लिखा होगा वो होगी। टोटल एसेट टर्नओवर, फिक्स एसेट टर्नओवर, करंट एसेट टर्नओवर। ठीक है जी, ये सिंपल है। जो टर्नओवर का मतलब है वो ये है कि हम लोगों ने कितने जो हम लोग जो है वो टाइम्स अपना सेल्स जो है वो मेंटेन कर लेते हैं, सेल्स कितने टाइम हासिल कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की कुछ रेशियोज हैं। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की रेशियोज जिन्हें हम डेट टू इक्विटी रेशियो कहते हैं या लीवरेज रेशियो कहते हैं, ये एक इंटरेस्टिंग रेशियो होती है। इसको जरा देखिएगा। देखिए एक बिजनेस के अंदर जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसका वो कैसा है, वो हमें डेट इक्विटी रेशियो से पता चलता है। आपको पता है कि बिजनेस को चलाने के लिए या तो आप इक्विटी लेते हैं या आप डेट्स लेते हैं। ठीक है, इक्विटी क्या होती है, शेयर इशू करते हैं। डेट क्या करते हैं, आप डेट लोगों से लोन लेते हैं। एक बिजनेस जो है उसमें डेट कर लें या लोन कर इक्विटी कर लें, इन दोनों के कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ नुकसान हैं। इक्विटी जो है वो आप जब ले लेंगे तो इक्विटी से जान छुड़ाना अक्सर मुश्किल होता है। इक्विटी से मुराद ये है कि जब आप शेयर इशू कर देंगे तो शेयर बायबैक करना पाकिस्तान में तो बहुत मुश्किल है। सही है, यानी कि आपको हर साल फिर डिविडेंड देना पड़ेगा। जबकि ऑन दी अदर हैंड जो लोन होता है, वो लोन जब आपने उसे जान छुड़ानी होती है, लोन के ऊपर आप इंटरेस्ट पे करते हैं, जब आपने उसे जान छुड़ानी होती है, आप लोन वापस करते हैं, आपकी जान छुड़ जाती है, आपका वो एक्सपेंस खत्म हो जाता है। ठीक है, तो एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लोन जो है वो उसको जान छुड़ाना आसान होता है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम लोन की बात करें तो लोन जो है उसके ऊपर आपको फिक्स इंटरेस्ट देना पड़ता है। जबकि अगर आप शेयर इशू कर दें और शेयर होल्डर्स बढ़ा दें तो आपको उसके ऊपर जो है वो इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ता, आपको उसके ऊपर डिविडेंड पे करना पड़ता है। डिविडेंड के केस में आपको पता है कि हमारे पास एक रूल होता है कि डिविडेंड जो है वो कभी किसी साल अगर लॉस है तो ना भी दे तो चल जाता है, जबकि इंटरेस्ट जो है वो आपको हर साल पे करना पड़ेगा। तो एक बिजनेस के अंदर बड़ा केयरफुली इन दोनों का मिक्स जो है वो बनाया जाता है। ये ऐसे ही है जैसे आप सर्दियों में गर्म पानी से नहाने के लिए गर्म पानी और सर्दी ठंडे पानी की टूटियां खोल के मिक्स कर रहे हैं पानी के, व्हाट इज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर यू। कभी आपका जो है वो गर्म पानी ज्यादा हो जाता है, कभी ठंडा पानी ज्यादा हो जाता है। तो आपने ऐसे करना है कि उसको ऐसे प्लान करना है कि आपके लिए एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाए। ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी करेगा। कुछ बिजनेसेस जो होते हैं वो लोन लेकर चलने को ज्यादा प्रेफर करते हैं, कुछ बिजनेसेस होते हैं वो शेयर होल्डर्स के पैसा लेकर शेयर इशू करके चलने को ज्यादा बेटर समझते हैं। तो ये जो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज होती हैं, ये आपकी इक्विटी और डेट को आपस में कंपेयर करती हैं। ठीक है, हम लोगों ने बात कर ली कि जो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है जी इक्विटी और दूसरा होता है जी डेट। इक्विटी का मतलब है शेयर्स और शेयर होल्डर्स और रिजर्व्स और इस तरह की चीजें, और डेट से मुराद ये है लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह। तो एक डेट इक्विटी रेशियो होती है, डेट टू इक्विटी रेशियो। अगेन जब टू आ गया तो ऊपर हम लोग डेट लिखेंगे, नीचे इक्विटी लिखेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। डेट टू इक्विटी रेशियो जो होती है, लॉन्ग टर्म लोन्स डिवाइडेड बाय इक्विटी मल्टीप्लाई बाय 100, इसका आंसर परसेंटेज में आता है। ठीक है जी। अच्छा, जब ये वाला फॉर्मूला, अच्छा इसमें ना दो फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं, एक ही चीज के दो डिफरेंट फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं। इन दोनों डिफरेंट फॉर्मूलों के अंदर जो डिनोमिनेटर है सिर्फ उसमें फर्क है। आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान वगैरह और इस तरह की कंट्रीज में हम लोग डेट टू इक्विटी वाला ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक और भी होता है डेट टू इक्विटी प्लस डेट, यानी कि नीचे डिनोमिनेटर में इक्विटी के पास ये ऊपर वाली चीज दोबारा ऐड कर दी जाती है, जिससे कि इसके आंसर की परसेंटेज में फर्क आ जाता है। जब आप कंपनी ए की डेट टू इक्विटी रेशो इस रेशो से कैलकुलेट कर रहे हैं तो फिर आपको कंपनी बी की भी इसी रेशो से कैलकुलेट करनी होगी और फिर उनको आपस में कंपेयर करना होगा। और जब आप दूसरी रेशो यूज कर रहे हैं तो कंपनी ए और बी इन दोनों की रेशो इसी सेम एक रेशो के मेथड से कैलकुलेट करनी होगी, तो फिर हम लोग जो है ना उसको करेंगे। सवाल के अंदर मैंने लिख दिया है कि अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो फिर हम लोग डेट ओवर डेट प्लस इक्विटी वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ये वाला, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट यूज दिस रेशो। ठीक है जी। अच्छा, जो पहली रेशो है जिसमें ऊपर एक चीज है और नीचे दूसरी चीज है, तो वो बेसिकली इन दोनों का कंपैरिजन करता है। जैसे हम लोग करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का कंपैरिजन करते थे, उससे हम लोग करंट रेशो बनाते थे। इसी तरह से डेट टू इक्विटी रेशो जो है ये हमें बताती है कि हमारे लोन्स कितने हैं और इक्विटी कितनी है।
ठीक है, हम लोगों ने बात की है कि लोन से जान छुड़ाना आसान होता है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड लोन जो है उनके ऊपर जो है वो आपको इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ता है। ठीक है जी, तो बेहतर ये है कि आप देखें कि आपने किस तरीके से कैलकुलेशंस करनी है। ये आइडियल है जब आपका 100% जो है इसका आंसर है, यानी कि ये बेसिकली तब होगा जब आपके लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म लोन और इक्विटी जो है ना वो आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है जी, और इस तरह की जो बिजनेसेस होते हैं जिनमें के आपका लॉन्ग टर्म लोन ज्यादा बड़ा होता है, इसको हाईली गियर्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं। ऐसी इंडस्ट्रीज जिनमें के बहुत ज्यादा गियर है। ठीक है, GEAR। हाईली गियर्ड का मतलब है ये कंपनी बड़े गियरों पे चल रही है, जैसे गाड़ी बड़े गियरों पे चलती है ना, तो ये स्पीड से चलेगी, लेकिन ये है कि ये जब थोड़ा सा स्लो होने लगेगा तो फिर ये गाड़ी मिसिंग करना शुरू कर देगी, फटफटी बन जाएगी। तो इसी तरह से यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं। वैसे तो जब आप MFA में आएंगे तो आपको समझाऊंगा मैं ये सारी चीज ये क्या होती है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये बता देता हूँ आपको कि ये जैसे गाड़ी बड़े गियरों पे चल रही होती है, हाईली गियर्ड गाड़ी जो है ना वो इस तरह से चलती है कि अगर काम थोड़ा सा स्लो हो तो आपका, क्योंकि डेट बहुत ज्यादा है, आपको अगर प्रॉफिट की बजाय लॉसेस का सामना करना पड़े तो डेट ज्यादा होने की वजह से आपका बिजनेस और जो है ना वो रुकता है। और लो गियर्ड कंपनीज वो होती है जिनमें इक्विटी ज्यादा होती है। ठीक है जी, और वो जो है उनको इंटरेस्ट उतना पे नहीं करना पड़ता। सही है जी। तो इसी तरह से जब आप रेशो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म है, तो इसका आंसर जो है वो नीचे आपका टोटल आंसर होता है, इसलिए इसका आंसर जो है वो 100 से नीचे ही आएगा। इसका आंसर कभी भी 100 से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, और ये 50 हो, तो अगर ये वाला आंसर, इस रेशो का आंसर 50 हो और इस रेशो का, तो इस रेशो का आंसर 100 होगा। ठीक है, ये दोनों सेम सिनेरियो को एक्सप्लेन करते हैं कि अगर इस रेशो से आंसर 100 आए तो इस रेशो से आंसर 50 आएगा। सही है, और ये डिपेंड करता है कि बिजनेस कितना गियर्ड है। हाई गियरिंग इज बेटर इन लो इंटरेस्ट रेट मार्केट। देखिए, आप हाई गियर वहां पे करें जहां पे आपको इंटरेस्ट जो है वो कम पड़ता है। ठीक है, यानी कि इंटरेस्ट कम होगा तो फिर आप इंटरेस्ट रेट मार्केट की तरफ चले जाएंगे, यानी कि आप ज्यादा लोन ले लेंगे जब मुल्क में इंटरेस्ट कम होगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो फिर जो है वो आपको चाहिए कि आप इसमें फिर दूसरी तरफ जो है इक्विटी इशू करें। लेकिन इक्विटी में प्रॉब्लम ये है कि आपकी EPS जो है वो कम हो जाएगी। आपने कहा था ना, जितने ज्यादा शेयर्स इशू करेंगे, डिनोमिनेटर में वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स लिखने होते हैं, वो और कम हो जाएंगे। तो इसके इम्पैक्ट्स कैलकुलेट करने हैं। आई एम श्योर कि आपको थोड़ी प्रॉब्लम जरूर हो रही होगी मेरी बातों को फॉलो करने में, लेकिन दीज आर द थिंग्स जिनको अब आपने रीड आउट करना है, समझना है। आपने अपनी मैथ क्वेश्चन, यानी कि आपने अपनी अकाउंटिंग की, क्वेश्चन अकाउंटिंग की जो IQ है उसको डेवलप करना है। आपने समझना है कि किस चीज का क्या इम्पैक्ट होगा, ताकि आप आगे उसको कैलकुलेट कर सकें। ठीक है जी। इंटरेस्ट कवर रेशियो ये है कि प्रॉफिट से आप कितनी दफा इंटरेस्ट कवर कर सकते हैं, तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल इसका आंसर अगर आता है 5, तो आपके पास इतना प्रॉफिट है कि आप प्रॉफिट से 5 दफा इंटरेस्ट पे कर सकते हैं, जो आपका इस साल इंटरेस्ट है। तो बैंक जो है वो बड़ा इंटरेस्टेड होता है। अगर आपकी फर्ज करें कि बैंक आपको लोन देना चाहता है और आपका इंटरेस्ट कवर वो चेक करता है तो वो 1 टाइम है, तो वो कहेगा कि यार इसको मैं क्यों लोन दूं, ये तो अभी जो इतने इसके लोन्स हैं ये बड़ी मुश्किल से वो पे कर पाता है। ठीक है जी। तो इंटरेस्ट कवर रेशो जब बड़ी होगी तो फिर बैंक खुश होगा कि यार ठीक है यार, अगर ये इंटरेस्ट पे करना चाहेगा, क्योंकि जैसे ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आएंगे उसके फौरन बाद सबसे पहले तो इंटरेस्ट माइनस होता है। तो इंटरेस्ट जो है, इसका मतलब ये है कि अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स यानी कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है वो 4-5 दफा इंटरेस्ट कवर कर सकता है, तो इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट कवर रेशो जो है वो आपकी अच्छी होगी। रूल्स ऑफ एंगेजमेंट के बारे में मैंने कुछ रूल्स या कुछ शॉर्टकट पॉइंट्स वगैरह लिखे हैं, आप काइंडली जरा इनको गौर से देख लीजिएगा। व्हेन रेशियोज आर कंपेयरिंग आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस विद आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट, देन द आइटम ऑफ बैलेंस शीट शुड बी एवरेज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ये चीज याद कर लें कि जहां पे भी प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम जो है वो ऊपर है और नीचे बैलेंस शीट की आइटम है, तो वो एवरेज में लिखी जाएगी। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वो एक एक्टिविटी बेस्ड आइटम होती है। इनके प्रॉफिट एंड लॉस में उस साल का पूरा सेल्स आ रही होती है, वो एक टाइम पीरियड की एक्टिविटी होती है। तो नीचे हम लोग ईयर एंड की अमाउंट नहीं लिखेंगे, नीचे हम लोग फिर ओपनिंग और क्लोजिंग का एवरेज लेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में ना दिया गया हो तो फिर हम डेफिनेटली सिर्फ क्लोजिंग अमाउंट वहां पे लिख देंगे, वही हम ओपनिंग और क्लोजिंग की एवरेज के इक्वल कंसिडर करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर ओपनिंग बैलेंसेस नहीं गिवन है तो फिर आप क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ द आइटम लिख लेंगे रेशियोज के अंदर। इसी तरह से द आंसर ऑफ द रेशियो इज डिपेंडेंट अपॉन द फार्मूला। अगर 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो परसेंटेज में आंसर आएगा, 365 से मल्टीप्लाई होगा डेज में आंसर आएगा, किसी भी चीज से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो आंसर टाइम्स में आएगा। सब्सिक्वेंट चेंज ऑफ द कंपोनेंट ऑफ रेशियो, अच्छा ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, अभी क्वेश्चंस भी इसके आएंगे, हम लोग करेंगे। अच्छा जी,
अगर कोई चेंजेस आ जाएं, जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें वो कहते हैं कि यार पहले ये चीजें थी, रेशियोज कैलकुलेट करो, अब ये चेंजेस है, इसके बाद बताओ कि क्या इंपैक्ट आएगा रेशियोज के ऊपर। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नहीं पढ़ते थे, हम कहते थे कि यार प्रॉफिट है, उसके बाद ये कुछ एरर्स हैं, और हर एरर की करेक्टिंग एंट्री आइडेंटिफाई करते थे और उसको आप प्रॉफिट में एडजस्टमेंट डालते थे। तो वो जो तरीका है बिल्कुल वही फिलॉसफी यहाँ पे भी फाइल होगी, कैलकुलेट होगी। हर वो चीज जिससे न्यूमरेटर में चेंज आ रहा है, न्यूमरेटर का इंक्रीज या डिक्रीज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेशियोज के साथ। ठीक है जी, न्यूमरेटर के चेंज होने से, यानी कि ऊपर वाली जो चीज है अगर वो बढ़ती है तो रेशो भी बढ़ेगी, अगर वो कम होती है तो रेशो भी कम होगी। और जो डिनोमिनेटर होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेशो के फाइनल आंसर के साथ। जो चीज डिनोमिनेटर में है अगर वो इंक्रीज होती है तो आपका रेशियो जो है उसका आंसर कम हो जाएगा, और अगर वो डिक्रीज होती है तो रेशियो का आंसर बढ़ जाएगा। तो अगर कभी सब्सिक्वेंट चेंजेस की बात करें, वो कहे कि यार ये सारी रेशियोज है, इसके बाद जो है ना वो आपको चेंजेस बता दे और आपको कहे कि अच्छा बताएं जिसके क्या अपडेट्स हैं, तो वो आपने उस तरह से देखने हैं। इट इज अज्यूम दैट देयर आर नो एरर्स इन द कैलकुलेटिंग द फिगर्स यूज्ड इन द रेशियो कैलकुलेशन अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। ये सिर्फ रेशो के क्वेश्चन के नहीं बल्कि हर जगह पे आप ये चीज ध्यान में रखें कि जब तक वो ये बताए ना कि इसमें एरर है, उस वक्त तक आपने ये ज्यूम नहीं करना कि इसमें एरर है। ठीक है जी, अच्छा ये रूल्स ऑफ एंगेजमेंट जो आपको समझ आएंगे जरा जब हम इसकी कुछ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी, चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं। डाल ई का क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू द डाल ई लिमिटेड डीएल फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023। ठीक है जी, और रिक्वायर क्या है, ऑपरेटिंग साइकिल डेज कैलकुलेट करने हैं। ऑपरेटिंग साइकिल्स डेज जो है वो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, इजी है, आपने सिंपल जो है वो उसकी कैलकुलेशंस करनी है। ऑफ डीएल फॉर 2035 अज्यूम द 365 डेज अ ईयर। और दूसरी चीज उसने कहा है कि सजेस्ट वन पोटेंशियल एक्शन, वो हो कुछ सजेस्ट करने के लिए कह दिया, इसका मतलब है दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा। सजेस्ट वन पोटेंशियल एक्शन for each component of operating cycle to assist DL in decreasing its operating cycle days। operating cycle days आएंगे। operating cycle days क्या होते हैं, हमें पता है कि ये ऐसे days होते हैं जिनमें कि आप कैश जो है वो कन्वर्ट करते हैं, देने से लेकर लेने तक की जो सिचुएशन होती है इस टाइम पीरियड के दौरान को हम लोग ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। तो ऐसे क्या काम किए जाएं कि आपका कैश ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो छोटा हो जाए। ठीक है जी, अच्छा सबसे पहले तो हम लोग इनकी रेशियोज की कैलकुलेशन करते हैं। रेशियोज की कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है। कैश ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो आपका किसके इक्वल होगा जनाब, हम लोग कहते हैं जी ऑपरेटिंग साइकिल डेज, हम लोग कहते हैं जी इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड प्लस डेटर्स टर्नओवर पीरियड माइनस क्रेडिटर्स टर्नओवर पीरियड। अच्छा जी, इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड आपका कैसे आएगा? इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड को अगर आप गौर से देखें तो आपको चाहिए, आपने इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड में क्या चीज लिखनी होती है, आपने ऊपर लिखने होते हैं एवरेज डेटर्स, नीचे लिखने होते हैं आपने, सॉरी ऊपर लिखने होते हैं एवरेज इन्वेंट्री, और नीचे लिखने होते हैं आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स, और मल्टीप्लाई करना होता है 365 के साथ। ये दोनों इंफॉर्मेशन आपकी क्वेश्चन में नहीं है लेकिन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। डेटर्स टर्नओवर पीरियड और क्रेडिटर्स टर्नओवर पीरियड भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन को देखें तो उसमें लिखा हुआ है सेल्स ड्यूरिंग द ईयर इज 25% मार्कअप ऑन कॉस्ट, और सेल्स है 100 मिलियन की। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आप यहां से कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि 25% मार्कअप के ऊपर है। ठीक है, हम कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि 25% मार्कअप ऑन कॉस्ट है, यानी कि कॉस्ट इसकी 100% होगी और ये जो सेल्स है ये 125% होगी। तो यहां से आप कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल सकते हैं। इन्वेंट्री भी कहां से निकालेंगे, इन्वेंट्री तो हमारे पास है ही नहीं। तो अगर आप गौर से देखें तो उसने यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है एवरेज करंट एसेट्स और एवरेज क्विक एसेट्स। हमें पता है कि करंट एसेट्स में से जब हम लोग स्टॉक माइनस करते हैं तो हमारे पास क्विक एसेट्स आते हैं। तो करंट एसेट्स भी दिया हुआ है, क्विक एसेट्स भी दिए हुए हैं, स्टॉक की क्लोजिंग वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये दोनों काम करने होंगे हमें। ये बेसिकली पहली तीन इंफॉर्मेशन से उसने हमें कैलकुलेट करने के लिए दिया है कि हम यहाँ से इन्वेंट्री टर्नओवर कैलकुलेट कर लें, और इसके बाद हम लोग डेटर्स और पीरियड्स क्रेडिटर्स की कैलकुलेशन जो है वो सिंपल है। रिसीवेबल टर्नओवर और पेएबल टर्नओवर रेशियोज दी हुई हैं 7 टाइम्स और 9 टाइम्स। ठीक है जी, और ये आपका जो है क्रेडिट पीरियड यूजुअली अलाउड टू द कस्टमर इज 30 डेज और 60 डेज। ये क्रेडिट पीरियड है, टाइम पीरियड है जिसमें क्रेडिटर्स आपको आपने टाइम पीरियड दिया हुआ है। अच्छा, ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये आपकी
है क्रेडिट पीरियड, यानी कि आपका कस्टमर जो है उसको आपने कितना क्रेडिटर पीरियड अलाउ किया हुआ है और आपके सप्लायर से कितना क्रेडिट पीरियड अलाउ हुआ है आपको। ये आपके टर्नओवर पीरियड्स नहीं है, ये टर्नओवर पीरियड्स नहीं है, ये है आपको मैक्सिमम कितना टाइम पीरियड अलाउ है 30 और 60 डेज का। ठीक है, ये और चीज होती है और जो टर्नओवर पीरियड्स है वो और चीज होती है। ठीक है, मैंने इसीलिए डाटा पहले नहीं पढ़ा क्योंकि डाटा के अंदर कुछ कंफ्यूजिंग चीजें हैं। ये जो है क्रेडिटर पीरियड और ये आपको बताएगा कि इस वक्त आपको करेंटली क्रेडिटर से कितना टाइम पीरियड मिलता है और कस्टमर को आप कितना टाइम पीरियड देते हैं। ठीक है जी, इसको अभी हम लोग जो है वो यूज करेंगे जब हम लोग इंटरप्रेट कर रहे होंगे, जब हम पार्ट 2 का आंसर कर रहे होंगे। तो अगर आप गौर से देखें तो एवरेज इन्वेंट्री हमें कैसे पता चलेगी, हमारी एवरेज इन्वेंट्री है 21 मिलियन के क्विक एसेट्स हैं और 49 मिलियन के करंट एसेट्स हैं। तो 49 माइनस 21 ये आपके बने जनाब 28 मिलियन के जो है वो हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी 28 मिलियन। कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो आप कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें परसेंटेज की कैलकुलेशन होती है। हमें पता है कि अगर हम इस तरह से इसका बनाएंगे सेल्स नीचे प्रॉफिट और ये कॉस्ट ऑफ सेल्स के इक्वल बनती है। अगर हम परसेंटेज में लिखें तो प्रॉफिट है हमारा 25%, तो प्रॉफिट के आगे परसेंटेज लिख देते हैं। फिर जिस चीज के ऊपर हो ऑन कॉस्ट लिखा हुआ है उसको हम 100% लिख लेते हैं। इसका मतलब ये है कि सेल्स जो है वो हमारी 125% होगी, तो उसमें से हम 25% का निकालेंगे तो आंसर 100 आएगा। तो जो तीसरी फिगर है वो बैलेंसिंग फिगर करके कैलकुलेट कर लेनी होती है। अमाउंट्स की तरफ जाएं तो अमाउंट्स में क्या होता है जी, अमाउंट्स में 100 मिलियन है आपकी सेल्स, तो 100 मिलियन की सेल्स है। अब आपको जो फिगर चाहिए, आपके पास जो फिगर है उसको उसकी रेलिवेंट अमाउंट से डिवाइड कर दें। 100 मिलियन डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय व्हाट 100%। ठीक है जी, 125 से डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास कितना आया जी 100 डिवाइडेड बाय 125, बेसिकली आपका 4/5 आएगा 100/125, तो आंसर है 0.8। तो बेसिकली ये 80 मिलियन की जो है ये आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स बनती है। सही है जी, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी 80 मिलियन बनती है, जो कि हम इस क्वेश्चन में लिखेंगे 28 मिलियन डिवाइडेड बाय 80 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 365, तो ये आपकी एवरेज इन्वेंटरी डेज बन जाएंगे। डेटर्स टर्नओवर पीरियड, अच्छा डेटर्स टर्नओवर पीरियड जो है उसके लिए उसने इंफॉर्मेशन नहीं दी, उसने सिर्फ टर्नओवर रेशियो दी है। तो हम सिंपल है, हम लोग टर्नओवर रेशियो जो दी हुई है ये हम लोग डिवाइड कर देंगे डेज के साथ। तो 365 डिवाइडेड बाय 7, तो ये आपका डेटर्स टर्नओवर पीरियड बन जाएगा। इसी तरह से क्रेडिटर्स टर्नओवर पीरियड जो है ये हमारा क्रेडिटर्स यानी कि पेएबल टर्नओवर के साथ होगा 365 डिवाइडेड बाय 9। तो आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। देखें जी, हमारे पास जो आंसर आता है 128 डेज जो है ये इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड है। आप इसको राउंड कर सकते हैं, 53 डेज आपका डेटर्स टर्नओवर पीरियड है और क्रेडिटर्स टर्नओवर पीरियड जो है आपका 41 डेज का है। तो आपका जो कैश ऑपरेटिंग साइकिल है वो 128 प्लस 53 माइनस 41 बोले तो 140 दिनों का है, 140 डेज। ठीक हो गया जी। अच्छा ये क्वेश्चन, ये पार्ट तो था इजी, 4 नंबर का था, इतने मार्क्स भी नहीं थे इसके। अब उसने कहा कि जी एक पोटेंशियल एक्शन कैलकुलेट करें, बताएं ऑपरेटिंग साइकिल को बेहतर करने के लिए। एक क्या, हम लोग बहुत सारे बता सकते हैं। देखिए ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर क्या क्या चीजें हैं, आप हर एक एलिमेंट को देखें, हर एक एलिमेंट के अंदर उसकी जो है वो डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को देखें और देखें कि ये जो चीज है जो यहाँ पे आ रही है इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। देखें इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड, एवरेज इन्वेंट्री है जी ऊपर है, इसका हमारा डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है हमारे आंसर के साथ। तो हमें ऐसे काम करने हैं जिससे कि हमारा इन्वेंट्री का टर्नओवर कम हो जाए। तो हमें ऐसी चीजें करनी होगी जिससे हमारी एवरेज इन्वेंट्री कम हो जाए। एवरेज इन्वेंट्री हमारी कम तब होगी अगर हम उसे कम करेंगे तो हमारा ये भी लॉस हो जाएगा कि भाई कस्टमर्स को हम ठीक से डील नहीं कर सकेंगे। तो हमने ये देखना है, हम लोग आइडेंटिफाई करें कि कहीं हमारी एवरेज इन्वेंट्री ज्यादा तो नहीं मेंटेन हो रही, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी इन्वेंट्री के अंदर जो है वो ऑब्सोलीट आइटम्स पड़ी हुई हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी इन्वेंट्री के अंदर ऐसी आइटम्स हैं जो अब सेल ही नहीं होती हैं। तो हम लोग ये चेक करेंगे कि इन्वेंट्री ऑब्सोलेसेंस तो नहीं है, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है इन्वेंट्री के अंदर, इन्वेंट्री जो हमारे पास मेंटेन हो रही है क्या ये सारी सेलेबल है, इसमें कोई एनआरवी लॉसेस तो नहीं है कि हमारी इन्वेंट्री जो है ये ओवरस्टेट हुई है। क्योंकि जितनी ज्यादा इन्वेंट्री होगी, इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड जो है उतना बड़ा होगा, ऊपर है ना,
हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो ऊपर वाली चीज है उसका डायरेक्ट रिलेशन है। जब हमने उसको कम करना है तो हमें एवरेज इन्वेंट्री को कम करना पड़ेगा। तो पॉइंट बाय पॉइंट देखते जाएं। जब वो आपको कहता है कि सजेस्ट करें चेंजेस, तो हम लोग फॉर्मूले के अंदर हर चीज को देखेंगे और देखेंगे कि इसको कम करना है कि ज्यादा। देखिए हमने ऑपरेटिंग साइकिल को कम करना है, ठीक है जी, डिक्रीजिंग द ऑपरेटिंग साइकिल है ना, ऑपरेटिंग साइकिल कम करना हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। तो जब हम लोग ऑपरेटिंग साइकिल को कम करना चाहते हैं तो हम उसके अंदर हर एलिमेंट का, हर फैक्टर का ये रेशो कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि यार इसको क्या करना है। एवरेज इन्वेंट्री को हमने कम करना है। एवरेज इन्वेंट्री जो है इसको कम करने के लिए हमारे पास बहुत सारे रूल्स हैं। हम लोग अपनी स्टॉक की मैनेजमेंट को बेहतर करेंगे और इस तरह की चीजें करेंगे, ठीक है जी। इसी तरह से कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है ये बढ़ेगी, ये हमारी बढ़ेगी, तो इसका मतलब है कि हमें सेल्स बढ़ानी पड़ेगी। ज्यादा सेल्स होंगी, इन्वेंट्री कम होगी, तो हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। 365 को तो हम बढ़ा नहीं सकते, हम 365 को नहीं बढ़ा सकते। ये 365 साल के 365 दिन ही रहेंगे। लीप ईयर में 366 हुआ करेंगे, लेकिन उससे हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड को बेहतर करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इन्वेंट्री की मैनेजमेंट बेहतर करनी होगी ताकि हमारी एवरेज इन्वेंट्री कम हो सके। इसी तरह से हमें डेटर्स की मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। डेटर्स के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं, डेटर्स के साथ जो उसका क्रेडिट पीरियड है उसको कम करें, यानी कि हम उसको पहले ज्यादा टाइम के पीरियड का क्रेडिट पेमेंट करते हैं। देखिए हमें डेट 53 दिन के बाद ऑन एवरेज पेमेंट करते हैं। हम सेल कर देते हैं, उसके बाद वो 53 के बाद डेज के बाद जो है वो हमें पेमेंट करते हैं, हालांकि हमने कस्टमर्स को 30 डेज का क्रेडिट पीरियड अलाउ किया हुआ। तो डेटर से हमें पैसे लेट रिकवर हो रहे हैं, भाई क्यों रिकवर हो रहे हैं, इसको कम करें। हमने 30 दिन का कस्टमर को पीरियड अलाउ किया हुआ है, ये कंपैरिजन के लिए बताया भाई यहाँ पे इसने ये 30 दिन, और हम लोग भाई साहब हम 53 दिन के बाद पैसे रिकवर कर रहे हैं ऑन एवरेज। इसलिए डेटर जो है ये हमारे लिए दर सर बने हुए हैं, ये पैसे हमारे ज्यादा दिन देर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो डेटर से रिकवरी कोई करने की जरूरत है। ऐसे डेटर जो लेट पेमेंट करते हैं उनसे रिकवरीज फास्ट करने की जरूरत है, उनसे जान छुड़वाने की जरूरत है। अब एक और चीज है, जरा गौर से देखें कि हम लोगों की पॉलिसी है कि हम 30 दिन कस्टमर्स को टाइम पीरियड देते हैं, लेकिन हमारे कुछ कस्टमर किसे कन्वर्जन या रिकवरी 53 दिन के बाद हो रही है। इसका मतलब ये है कि नॉर्मली ऑन एवरेज हम 30 से नीचे रहते हैं, ये 30 तक रहते हैं, लेकिन एक या दो कोई ऐसे डेटर्स हैं जिनकी वजह से हमारा ये जो कन्वर्जन, ये जो डेटर टर्नओवर पीरियड है ये बहुत ज्यादा बढ़ गया। ऐसा हो सकता है कि उनसे हमें कोई 300 दिनों के बाद पेमेंट मिलती हो। तो अगर आप एवरेज की बात करें तो अगर आपके पास 100 डेटर्स हैं जिसमें से 99 डेटर्स जो हैं वो 30 दिनों के अंदर अंदर पेमेंट करते हैं, और एक डेटर ऐसा है जो 300 दिनों के बाद पेमेंट करता है, तो भाई उसकी वजह से हमारी ये एवरेज बहुत ज्यादा खराब हो गई होगी 53 डेज वाली। तो इस कल्प्रिट को पकड़ने की जरूरत है। इस कल्प्रिट को आइडेंटिफाई करें कि ये कौन है और ये क्यों हमसे इतनी ज्यादा देर के बाद हमें पैसे देता है। हो सकता है कि बैड डेट हो गया हो, ठीक है, तो ये भी हमें आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, कहीं बैड डेट्स तो नहीं है, हमें बैड डेट्स चेक करने की जरूरत है। सेम गोज विद सप्लायर। अब देखिए सप्लायर जो है वो हमें 60 डेज का पेमेंट टर्म देता है कि आप 60 दिन के बाद पेमेंट कर लेना, और हमें इतनी आखिर आई होती है कि हम ऑन एवरेज 41 दिन के बाद जो है वो पेमेंट कर देते हैं। भाई क्यों कर देते हैं 41 दिन के बाद पेमेंट, आपको चाहिए कि आप पेमेंट 60 दिन के पास पास लेकर जाए। ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसे सप्लायर्स है हमारे जो हमें फोन कर करके कहते हैं यार पैसे दे दो यार जरूरत है। ऐसे सप्लायर्स जो हमें 60 डेज का क्रेडिट टर्म्स तो देते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो हमसे पैसे जल्दी कलेक्ट कर लेते हैं। तो सप्लायर्स को चेक करने की जरूरत है। सप्लायर के क्रेडिट डेज क्योंकि ये माइनस में आ रहे हैं और हम इसको कम करना चाहते हैं, यानी कि सप्लायर के डेज को बढ़ाना चाहते हैं, तो सप्लायर के जो डेज हैं यानी कि हम लोग उनसे ज्यादा देर का क्रेडिट इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारी जो टर्म्स है। तो हमारे पास आइडियल ये होना चाहिए कि ये आंसर जो है ये हमारा 30 के आसपास होना चाहिए, और ये आंसर हमारा 60 के आसपास होना चाहिए जो उसने ऊपर हमें बताए हुए। यूजुअली अलाउड बाय द कस्टमर्स एंड यूजुअली अलाउड टू द कस्टमर एंड अलाउड बाय द सप्लायर्स। तो यार हम लोग क्यों इन क्रेडिट टर्म्स का फायदा नहीं उठा रहे, हम क्यों अपना कैश जो है वो देने में जल्दी करते हैं और लेने में लेट कर देते हैं। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें कैश ऑपरेटिंग साइकिल से पता चली हैं, जिनको हम लोग जो है वो बेहतर करेंगे। सो दिस वाज द क्वेश्चन। इसका सोल्यूशन देखते हैं जी। बिल्कुल उसी तरीके से सारी कैलकुलेशंस हुई हैं। ट्रेड रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, उसने कहा जी ट्रेड रिसीवेबल का कलेक्शन पीरियड जो है इसके बारे में कुछ गाइडलाइंस है। इंसेंटिव्स दें कस्टमर को ताकि वो जल्दी पेमेंट करे। डू नॉट ट्रांजैक्ट विद द कस्टमर हु हैव हिस्ट्री ऑफ डिफॉल्टिंग और लेट पेमेंट। ऑटोमेट द मॉनिटरिंग ऑफ अकाउंट रिसीवेबल्स, अकाउंट रिसीवेबल्स के मॉनिटरिंग को ऑटोमेट करें, यानी कि ऑटोमेटिकली पता चल जाए कि यार ये डेटर्स जो है इनका टाइम पीरियड गुजर गया है, इनको फौरन से पकड़े और इनसे पैसे लें। डिस्प्यूट अगर किसी के साथ तो उसको अर्ली एज पॉसिबल कवर करें ताकि हमारे पैसे जो है वो हमारे पास आ जाए। देखिए उसने वो सारी 3-4 जनरल बातें बताई हैं जो कि हमें करनी चाहिए अगर हम कलेक्शन जल्दी करना चाहते हैं। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड के बारे में ये है कि रिलायबल सप्लायर्स के साथ बात करें जो कि आपको फौरन जो है वो स्टॉक डिलीवर कर दे, ताकि आपका जो स्टॉक है स्टॉक लेवल कम से कम हो।
ऑब्सोलीट और स्लो मूविंग इन्वेंटरी को आइडेंटिफाई करें, एनआरवी की एडजस्टमेंट करें, ये बात भी हमने की थी। ट्रेड पेबल्स के बारे में उसने कहा है कि डीएल शुड बी फुली यूटिलाइज द क्रेडिट पीरियड गिवन बाय द सप्लायर। देखिए हम क्रेडिट पीरियड 40 डेज का यूटिलाइज कर रहे हैं, हालांकि हमें 60 दिन का जो है वो दिया होता है। फाइंड सप्लायर्स हु आर ऑफरिंग हाई क्रेडिट पीरियड, और इसके अलावा निगोशिएट एक्सटेंडेड टर्म्स विद द एक्सिस्टिंग सप्लायर्स। सिर्फ एक एक्शन लिखना था, हमने 3 4 डिस्कस कर लिए हैं ताकि जो भी आपके जहन में आए वो आए। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर उसने हमसे जो एक्शंस पूछे थे वो जनरल पूछे थे कि आप अपनी सोच के मुताबिक, समझ के मुताबिक बताएं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जिसमें उसने सिनेरियोज में दिया होगा कि यार ये वाला काम ऐसे हुआ है, ये सिनेरियो ऐसे हुआ, तो जरा बताओ कि जो हमारा जो इम्पैक्ट है वो क्या है और उसको बेहतर किस तरीके से किया जा सकता है। सो दिस वाज द क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज।